अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज कमेटी की तरफ से हम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इस मुबारक मजलिस की इब्तिदा हम सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। तो मैं सबसे पहले कारी सोहेल साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और इस मजलिस की इब्तिदा कुरान पाक की तिलावत से करें। कारी सोहेल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह कारी सोहेल साहब। तो जिस मकसद से यहाँ आज हम सब जमा हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि उस मकसद को हम उसमें कामयाब हों। और जिस किसी भी मजलिस या प्रोग्राम की इब्तिदा जब अल्लाह के कलाम से शुरू होती है तो अल्लाह ताला उसको उसके अंजाम तक पहुँचा देते हैं इंशाअल्लाह। अब आप सब हज के लिए जा रहे हो, हमारे लिए मैं हम सब के लिए दुआ भी करें। और जस्ट शॉर्ट में यही कहूँगा कि भाई क्यों जमा हुए आज हम सब यहाँ पर, क्या वजह है? आसान हज जिसको हम कहते हैं कि हज आसान हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। इल्म लेकर कुछ सीख कर अगर जाए तो बेहतर है, हज बहुत आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं अल्लाह ताला कि आप लोगों से पूछो कि क्या एक इल्म याफ्ता इंसान और एक जाहिल दोनों बराबर है? नहीं। तो कुछ इल्म लेकर आप वहाँ पहुँचे तो हो सकता है ये बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों की हज। तो इस सिलसिले में जनाब मुनाफ भाई पटेल जो सूरत से हमारे साथ इस वक्त आए हैं और पिछले 17-18 साल से ये काम को अंजाम दे रहे हैं, जो अभी आपके सामने आएंगे फी सबीलिल्लाह सूरत से आए, बिल्कुल अल्लाह के लिए ये काम ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एकदम शॉर्ट में डिटेल तो सब आप मुनाफ भाई से कुछ भी, हाँ इन प्रोग्राम के दौरान आपको कुछ भी पूछना हो हम आपके पास माइक लेकर पहुंचे कि आप पूछ सकते हो। तो जो मैंने इनसे पूछा कि भाई किस सिलसिले में आप मतलब क्या समझाओगे, तो इन्होंने बहुत सारी बातों में ये भी कहा कि जब आप वहाँ पहुँच गए आपको कुछ दिक्कतें आई, आपका सब साथी वो अगर कहीं गुम हो गए, आप बीमार हो गए, आपकी कोई चीज गुम हो गई, तो इन सारे मामलात में भी
जो प्रोग्राम आज आपके सामने पेश किया जाएगा उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ये बहुत जरूरी है। और हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त जो आपके मतलब अहलिया जो घर पे बैठे उनको भी आप इन्फॉर्म कर दें, ये YouTube लाइव हो रहा है इस वक्त, तो वो घर पे बैठकर भी वहां से इस वक्त ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए और मैं अपने तरफ से हमारे रफीक भाई बोरा साहब जो है, और अगर आप उनके हक में भी दुआ करें, जो ये पूरा प्रोग्राम मतलब मैनेज कर रहे हैं, बहुत मेहनतें कर रहे हैं, तो हम सब के हक में आप दुआएं करें। तो मैं अब बिल्कुल भी वक्त नहीं लेकर मैं सीधी दावत देता हूँ जनाब मुनाफ भाई पटेल साहब। मैं दूर से आया कुछ ना कुछ तो फुल और सस्ता तो इनके लिए बनता ही है, तो मैं चाहता हूँ कि आरिफ सर आके इनका फूल के स्वागत करें। आप इधर तलबिया हम लोग पढ़े। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। माशाअल्लाह। हेलो, देखिए माशाअल्लाह, मैं कोई आलिम मुकर्रिर बयान करने वाला आदमी नहीं, मैं आप लोगों को टेक्निकली बातें बताऊंगा। हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की ज़ियारत करने जा रहे हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। दुनिया के 800 करोड़ इंसान के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुश नसीबी हमें अता फरमाया, वरना हमारे माशरे में हमसे ज्यादा माल वाले, हमसे ज्यादा ताकत वाले, हमसे ज्यादा सलाहियत वाले बहुत हैं। उनको अल्लाह ने नहीं चुना है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ने उसके घर की ज़ियारत के लिए और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की ज़ियारत के लिए हमको मुंतखब किया। अब बहुत सारे बातें ऐसी है कि जिसकी वजह से हमारे सफर में कभी कभी रुकावट आ सकती है, या फिर नापसंदीदा कोई ऐसा अमल हो जाता है जिसकी वजह से अल्लाह के नजदीक कबूलियत वाला सफर नाकबूलियत पे पहुंच जाता है। तो खास वो सारी बातों को याद दिलाने के लिए और उससे किस तरह बचने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुज्जाज किराम की तारीखें आ गई होगी कि किसी की बाकी है।
सबके आगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सारे साथी मुंबई एम्बारकेशन पॉइंट मुंबई एयरपोर्ट से ही जाने वाले होंगे, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक दो होंगे जो कोई अहमदाबाद से होंगे। ऐसा कोई है अहमदाबाद एयरपोर्ट से जाने वाले? माशाअल्लाह। मुंबई एयरपोर्ट से जाने वाले हाजियों के लिए गुजरात स्टेट हज कमेटी आपके जो बारकोड है, जो आगे बात आएगी वो मैं बता दूं, तो वो रफीक भाई वोरा आपको देंगे। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जाने वाले हाजी अपने आप को यूं नहीं समझे कि रफीक भाई ने तासुफ किया है, क्योंकि ये जो बारकोड अभी आगे जो बातों में चलेगी, ये बारकोड हिंदुस्तान भर में पहली गुजरात स्टेट हज कमेटी ऐसी है जो हाजियों के फायदे के लिए ये बारकोड कवर नंबर के साथ हाजियों के फायदे के लिए रखी है कि 5 दिन के अंदर हाजी उसको इस्तेमाल करके अपने पास आने वाली तकलीफ को दूर करा सकता है। अहमदाबाद में जाने वाले हाजी को डॉक्यूमेंट के साथ ये बारकोड दिया जाएगा। मुंबई से जाने वाले हाजियों को रफीक भाई वोरा इंशाल्लाह और बाकी के दीगर दूसरे जो काम करने वाले आपके बलसाड़ जिले के हमारे फैजान भाई है और काफी दूसरे हजरात है, हमारे सर है, ये आपको देंगे इंशाल्लाह 2-3-4 दिनों के बाद। मैं बात दरमियान में इसलिए की कि अहमदाबाद वाले और मुंबई वाले तासुफ अपने आप को न समझे कि भाई हमारे रफीक भाई ने या दीगर काम करने वालों ने हमारे साथ तासुफ किया। हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह तारीख आ गई, अब हमको क्या काम करना है? सबसे पहला काम हम अपना लगेज पैक करेंगे। क्या करेंगे? हर हाजी के पास 2 बड़ी बैगें, ये बताई हुई इस तरह की बैगें कंपलसरी फर्जियात समझकर लेनी है। इस तरह क्यों लेनी है कि आपके फ्लाइट के अंदर जो लगेज लोडिंग एरिया होता है वो एक लिमिटेड होता है और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने वाले बंदे बहुत सारे होंगे कि वो हज के अलावा ट्रैवलिंग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 35 किलो वजन लेके जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हज कमेटी में आपको 50 से 55 किलो तक की परमिशन होती है। अब हम लोग 400 का फ्लाइट होता है तो हम लोग लगेज ये साइज की बैग न लेकर कोई हाजी बॉक्स के अंदर सामान पैक कर लेता है या कोई कपड़े के थैले में सामान पैक कर लेता है, तो वो लोडिंग एरिया इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एक हाजी 2 बड़ी बैगें 158 सेंटीमीटर की लेवे और वो उसी में सामान रखे और एक हैंड बैग लेवे। हैंड बैग कौन सी लेवे? इस तरह की दफ्तर वाली, ट्रॉली वाली नहीं। बहुत सारे बैग वाले आपको लालच देते हैं कि हाजी साहब 3 बैग का सेट है, आप ले लो, 2 बड़ी बैग आपको काम आ जाएगी, ये आपको कैबिन बैग में इस्तेमाल हो जाएगी। इस्तेमाल तो हो जाएगी कैबिन बैग में, लेकिन ये आपको 5 दिनों में तकलीफ देगी। मीना, अरफात, मुज़दलिफा कैसे तकलीफ देगी कि ये आपका हाथ है, अगर आपने ट्रॉली लिए और आप इसको खींचकर चलते रहोगे तो आपका हाथ रह जाने का अंदेशा है। दूसरा, वो पीछे चलने वाले के पैर में टकराएगी, उसकी वजह से या तो वो गिरेगा या आप गिरोगे, दोनों सूरतों में तकलीफ आपको होगी। तो मेहरबानी करके कोई भी हाजी ट्रॉली बैग कैबिन बैग की वजह से कैबिन बैग में न ले, वो हैंड बैग दफ्तर जो बच्चे दफ्तर लेके जाते हैं स्कूल में थोड़ी सी बड़ी ले ले, जिसमें आप 7 या 8 किलो का सामान रख सको। एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी एहराम, एक जोड़ी बिस्तर, 3-4 वक्त का नाश्ता, अपनी दवाइयाँ, एक जोड़ी सादे कपड़े, एक जोड़ी चप्पल, इस तरह का सामान आप पैक कर सको, ऐसा दफ्तर ले लो। क्योंकि 70 साल के बंदे का भी कंधा इतना मजबूत होता है कि वो 50 किलो वजन उचक के 10-12 किलोमीटर आसानी से चल लेता है। लेकिन ट्रॉली बैग हमारा 20 साल का नौजवान भी आधा किलोमीटर नहीं खींच पाएगा, उसका हाथ रह जाएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, 2 बड़ी बैग और एक हैंड बैग इस तरह की ले लो। अब आप सामान अपना कैसे रखेंगे? तो एक हाजी को 6 जोड़ी कपड़े बहुत हो गए, 3 जोड़ी एहराम की चादरें ले जाओ,
बहुत सारे बंदे आपको 2 कहते होंगे, 3 जोड़ी ले जाओ, 2 पतली 1 टुवाल वाली। टुवाल वाली आपको 10वें चांद मीना में काम आएगी, क्योंकि कोई भी सीजन हो 10वें चांद अल्लाह की रहमत बारिश के जरिए उतरती है। तो एहराम की हालत में ठंडी लगने की वजह से हाजी बीमार न पड़ जावे, इसलिए वो जाड़ा मोटा टुवाल वाली एहराम की चादर होगी तो थोड़ी उसकी बचत हो सकती है। 3 जोड़ी एहराम की चादरें ले लो, 2 बेल्ट ले लो। एक बेल्ट पहनोगे, हो सकता है कभी टूट जावे तो दूसरा काम आ जाए। मस्तूरात भी हमारी माँ बहनें भी 6 जोड़ी कपड़े, उनके लिए एहराम की चादरें नहीं, उनके तो कपड़े एहराम है तो वो रुमाली वगैरह जो है वो 1-2 गदारे ले ले। आप कैप ले लो धूप से बचने की, वो सारी बैगों में आप डिवाइड करके रखो। 2 कैप लेना है, एक कैप इस बैग में, एक कैप इस बैग में। आपके 3 जोड़ी कपड़े इस बैग में, दूसरे 3 जोड़ी कपड़े इस बैग में, एक जोड़ी एहराम आपकी हैंड बैग में, एक जोड़ी एहराम आप पहनोगे, एक जोड़ी एहराम एक बैग में। इस तरह से सामान को डिवाइड करके रखो। मर्द का सारा सामान एक बैग में नहीं, मस्तूरात का सारा सामान एक बैग में नहीं, खाना पकाने का सामान एक बैग में नहीं, थोड़ा सा डिवाइड करके, ताकि कोई बैग लॉस्ट हो जाती है या एयरपोर्ट पे हम लेट पहुंचे और वो दूसरी फ्लाइट में आने वाली होगी तो आपका काम रुक न जावे, इसलिए डिवाइड करके आप रखो। घर वालों को ये हिदायत दो कि बैग के अंदर सामान पैक करो तो हमारी नजर के सामने पैक करो। इसका फायदा क्या होगा कि किसी चीज को आपको ढूंढनी होगी ना होटल में, कमरे में, तो आप सारी बैगों को खोल के नहीं बैठ जाओगे। आपको याद होगा कि भाई फला बैग के अंदर फला चीज लिखी रखी, तो उसको आप निकाल सकते हो आसानी से। माँ बहनों का भी सामान इसी तरह, आधा इस बैग में, आधा इस बैग में। तो एक बैग के अंदर आधा मस्तूरात का सामान, आधा मर्द का सामान। एक बिस्तर बना लो, एक पतली शतरंजी या पतली प्लास्टिक की फोल्डिंग वाली चटाई मिलती है बाजार के अंदर, एक हवा वाला तकिया और एक पतली चादर ओढ़ने की। ये बिस्तर आपको मुज़दलिफ़ा में काम आएगा, या कहीं आप ज़ियारत में जाओगे तो आराम करने काम आएगा। एक बिस्तर लेना है हल्का सा, एक बैग में रखो, दूसरा बिस्तर दूसरी बैग में रखो। अपनी रोजमर्रा की दवाई, बीमार है तो 45-50 दिन तक चले इतनी दवाइयाँ लो। दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेटर के ऊपर लेनी हो, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर भी दवाइयों के साथ रखना है। दवाइयाँ भी 2 बैगों में तकसीम करके रखो, सबके सब एक बैग में नहीं। थोड़ी सी दवाइयाँ अपनी हैंड बैग में आप रख लेना, ताकि तकरीबन 36 घंटे आपकी चेकिंग बैग आपके पास नहीं आएगी। तो कहीं दवाई की जरूरत पड़ी तो हैंड बैग में से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपने बाथरूम की चीजें, नहाने की, रेजर है, कैंची है, पोंछा है, साबुन है, छोटे साबुन भी आप ट्रैवलिंग शॉप लेना, बड़े बड़े साबुन है, ये एक डब्बे में रखना है। एक डब्बा हमारे बैगों का, एक डब्बा बनता, दोनों बैगों में डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे। ये बड़ी बैग हो गई। आप खाना पकाने का सामान, हमारी माँ बहन ने, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने किचन फैसिलिटीज नहीं रखी है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर गुमराह करने वाले बंदे आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। किचन अवेलेबिलिटी है, आप वहां पे पका सकते हो। आपको खाना पकाने का सामान और खाना खाने का सामान, ये 2 चीजें आपको लेके जानी है। तो एक बैग के अंदर आप खाना पकाने का सामान आधा, दूसरा एक बैग की, क्योंकि 2 हाजी की 4 बैगें होती हैं। 2 में आपके कपड़े, बिस्तर, दवाइयाँ, दिन भर की सारी चीजें आपकी जो है इस्तेमाल करने की वो आ गई। 2 बैग को आप खाना पकाने के लिए, नाश्ते के बैग के लिए छोड़ो। आधा सामान खाना पकाने का, भाई चावल ले जाओ, आटा ले जाओ, तुअर की दाल ले जाओ। हमारी माँ बहनें जो यूट्यूब के ऊपर देख रही है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अनाज भी ले जा सकते हो। 2 आदमी को ज्यादा से ज्यादा अगर 28 दिन को पकाना पड़ेगा आपको, तो 28 दिन तक अगर चावल पकाते हो एक वक्त, तो 5 या 6 किलो चावल में आपका काम हो जाएगा। 5-6 किलो आटा ले जाओ, 1-1.5 किलो तुअर की दाल ले जाओ, आधा किलो मूंग की दाल, मसूर की दाल ले जाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है, जितना आसानी से आप पका सकते हो
उतना सामान आप ले जाओ। फिर वो एक मजाकिया अंदाज में मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ सूरत में अक्सर लोग है इजी के मसाले ने मुर्ग मुसल्लम के मसाले ने फला ने, हम तो वहाँ अलबेक की मुर्गी देख कर आए लेते तो वो मसाले वाली मुर्गी, ये सब चीज नहीं। हमारी माँ बहन ने याद रखी इस बात को कि सिर्फ मिर्ची का पिसा हुआ मसाला आप पीस कर उसको धूप में चद्दर के ऊपर सुखा दो और कबाब की मानिंग वो छोटे छोटे कबाब बनाकर सुखा दो। पानी सूख गया, उसको प्लास्टिक की बैग में पैक कर लो। पकाने के वक्त आप अपनी जरूरत के बकदर मसाला डाल दो, तरकारी तीखी हो गई। तेल आप ले नहीं जा सकते, लिक्विड की कोई भी चीज है सब वहां पे मोल में मिलती है, सिर्फ सूखा पकाने का सामान। सब्जी भी आप ले नहीं जा सकते। हाँ, बिरस्ता रेडीमेड मिलता है, बिरस्ते की पैकेट आप ले जाना चाहते हो तो ले जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं। पकाने के सामान में 2 आदमी के अंदर 2 आदमी की खिचड़ी कितनी पकती है हमारी बहनों को मालूम, तो उतनी एक तपेली। 2 आदमी की कड़ी दाल पकानी हो तो कितनी तपेली, या समझ लो 2 आदमी की चाय बनाने के अंदर कितनी तपेली, ये आपको मालूम है। तो 3 तपेली का सेट इस तरह का, 3 ढक्कन ढकने के जो थाली के इस्तेमाल में हम लोग लेंगे, जिसको खा भी सकते, जिसको ढक भी सकते, जिसके अंदर पट्टा की रोटी बेल भी सकते। पटला ले जाने की जरूरत नहीं है, बेलन ले जाओ। फिर हमारी माँ बहन ने के बेलन से मारने अपने रफी के सफर को खड़े मत हो जाना। अगर YouTube पे देखते हैं तो माफी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। बेलन ले जाइए, कुकर छोटा सा ले जाइए, इलेक्ट्रिक सिगड़ी कोई ले जाना चाहते हो तो ले जाइए, लेकिन उससे होटल के रूम में बिजली जाने के अंदेशे पैदा होते, क्योंकि स्विच ट्रिप मार देती है अगर वो ज्यादा पावर की है तो। इंडक्शन भी मत ले जाइए, वहां पे आपको किचन में गैस का चूल्हा मिलेगा, गैस का बॉटल मिलेगा, सिर्फ खाना पकाने के बर्तन आपके होंगे और खाना खाने का सामान आपका होगा। तो बैगों को आप इस तरह से पैक कर लीजिए। पैक करने के बाद आपको रैपिंग करना है। हैंडबैग अपने बाद में बताते, ये रैपिंग करना है आपको। हमारे बहुत सारे भाई रस्सियां बांध देते, रस्सियां एयरपोर्ट के ऊपर काट दी जाएगी। अगर आपने रैपिंग नहीं किया, रस्सी बांध के ले गए तो रस्सी काट डालने की वजह से वो बैग आपकी फ्लाइट के अंदर लोड करने वाले हमाल लोग होते हैं ना, वो खोल के आपका कीमती सामान चोरी कर सकते। तो ये रैपिंग करनी, माफी चाहता हूँ भूल गया, रैपिंग करने से पहले आपको रियाल कहाँ रखेंगे? सबके सब रियाल हम अपने हैंडबैग में रख देंगे? नहीं, हैंडबैग में हमारी जरूरत के बकदर रियाल रखेंगे, 500 रियाल से ज्यादा नहीं। और दूसरे रियाल हम 3 या 4 बैगों में तकसीम करके रखेंगे, उसको हिफाजत से कपड़े में लपेट के बैग के दरमियान में, न इस कोने में, न इस कोने में, न उस कोने में, न उस कोने में। कोने में तो बिल्कुल न रखें, क्योंकि चैन खोलकर निकालने के अंदेशा है। दरमियान में कपड़े के अंदर लपेट के रखें। रियाल हाजी कितने ले जावे? बहुत सारे साथियों का मामला रहता है कि हम कितने पैसे ले जावे। तो इंटरनेशनल कानून में बता दूं आपको, हज कमेटी आपको रियाल कितने ले जाने वो गाइडलाइन में नहीं बताएगी, लेकिन आपको इंटरनेशनल कानून जरूर बताएगी। $3000, ये 50,000 रुपए है, इसको हम 1 लाख तक ले जा सकते, लेकिन उसको तकसीम करके रखें। $3000 या उसके बिल मुकाबिल उस कंट्री की करेंसी, अगर इससे ज्यादा पाई गई एयरपोर्ट पे तो आप माशाल्लाह वेल एजुकेटेड पर्सन हो, ईडी का केस लग सकता है या इसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। और आप सफर में जा रहे हो, जवाब देने खड़े हो गए तो हो सकता है आपका सफर तकलीफ में आ सकता है। तो बेहतर सूरत है, हमारी माँ बहनों ने आपको लिस्ट बना के दी होगी कि 2 एयरिंग वहां से लेने की है, 4 सुनने की चूड़ियां लेने की है, वो फलाने ने बुरखे बहुत अच्छे लाया था, तो वो लिस्ट को रोक देना है। वरना
रिटर्न में आने के वक्त पे भी हाजी को तकलीफ पड़ेगी, सोना कितना खरीद के लाना है वो मैं आपको समझा दूं। बात ये बातों में 50,000 रुपए से ज्यादा सोना खरीद के नहीं ला सकते हो। अगर पाया गया 50,000 रुपए से ज्यादा तो 35% ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब 1 लाख का सोना खरीद के लाए ने 35,000 रुपए ड्यूटी देनी पड़ी तो सोना करता गड़बड़ होंगी देगी। यहाँ से जाके 2 तोले लेकर आता मैं, तो इसलिए हम लिमिटेड करेंसी ले जाते। 2 हाजी के लिए 1 लाख रुपए, अगर वो 40 दिन होटल में खाता है, कुर्बानी करता है और नफिल उम्रा के लिए 10 बार आता जाता है तो 1 लाख रुपए के अंदर उसका काम हो गया। अब उसको खजूर वगैरह खरीदनी है कुछ, तो थोड़े और ले जाओ 20, 30, 25, 40,000 रुपए, मतलब उससे ज्यादा न ले जाओ। ले जाने पर संभालना आप ही को है, चोरी हो जाने का डर, क्योंकि अब सब स्कैनिंग होता है। अब आपका सामान स्कैनिंग में गया तो पैसे पाए गए, अब वो मैसेज पास आउट हो जाते, चोरी हो गई, चोरी करने वाले ने चोरी कर दी और आप हज कमेटी ऑफ इंडिया को ताना तशनी करोगे कि इनको कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं था हमारा। तो इस तरह का कोई काम मत करना। उसके बाद बैग आपकी रैपिंग कर दो। रैपिंग करने के बाद बैग के ऊपर आप एक स्टिकर लगा दो। ये जो स्टिकर है, स्टिकर आप कंप्यूटर पे भी बना सकते हो। स्टिकर में सबसे पहले कवर नंबर, आवाज आता है मेरा? कवर नंबर, नीचे आपका नाम, उसके नीचे आपका शॉर्ट एड्रेस। शॉर्ट एड्रेस के साथ मोगरावाड़ी, वलसाड़, गुजरात, इंडिया, फलाने घर के पीछे, फलाने रोड के पीछे, फलानी मस्जिद के पास, इस तरह का नहीं। मोगरावाड़ी, वलसाड़, गुजरात, इंडिया। पिन कोड लिखने की जरूरत नहीं। आपकी फ्लाइट नंबर SV1234 मुंबई से जिद्दा, ये भी लिखना है। BOMJED या मुंबई से जिद्दा पूरा भी लिख सकते हो। खास याद रख के फ्लाइट नंबर और कहां से कहां का फ्लाइट। उसके बाद आपका इंडिया का मोबाइल नंबर 2 लिखिए। मोबाइल नंबर लिखेंगे तो +91 जरूर लिखना है, +91 या 0091। हमने खाली 9879262484 लिख दिया तो वहां से नंबर लगाने वाला आदमी पता नहीं चलेगा किसको लगा रहा हूं। ये मोबाइल नंबर भी वो स्टिकर पे लिख दो और स्टिकर को चिपका दो। हैंडबैग के ऊपर भी इसी तरह। हैंडबैग में आप क्या रखोगे? कपड़ा, कागज और खाना। चौथी चीज पावर बैंक। पावर बैंक आपको चेकिंग बैग में नहीं डालनी, आपकी हैंडबैग में रखनी। कोई भी बैटरी वाली चीजें चेकिंग बैग में मेहरबानी करके न रखे। आपने पैक किया होगा सेल बैटरी जिसको कहते हैं, जिससे फटने के चांसेस खड़े हो और आग लगने के चांसेस खड़े हो, ऐसी कोई भी चीजें चेकिंग बैग में न रखें। पावर बैग आप हैंड बैग में ले जा सकते हो। 3 चीजें, खाना, कपड़ा, कागज और चौथी पावर बैग, ये हैंड बैग में रखो। पानी की बोतल नहीं हैंड बैग में, रस्सी नहीं, लाइटर नहीं, माचिस नहीं, ब्लेड नहीं, नेल कटर नहीं, जेपिन नहीं, सुई दूरा नहीं, कोई भी ऐसी चीज फॉर एग्जांपल कि जिसकी वजह से आप सामने वाले को तकलीफ पहुंचाओ, क्योंकि एयर हाजिर होने का चांसेस रहता है ना। रस्सी से किसी का गला घोट दिया, कैप्टन का ब्लेड मार दी, कुछ भी, पानी, तकलीफ पड़ सकती है। 3 चीजें खाली हैंड बैग में रखनी, खाना, कपड़ा, कागज। खाने में क्या? 48 घंटे का नाश्ता या खाना 6 हो, क्योंकि आप मुंबई एयरपोर्ट से उम्रा खत्म करने तक आपको 36 घंटे लगेंगे। कितने? 36 घंटे। 6 घंटे आपके वलसाड़ से मुंबई एयरपोर्ट के, 5 घंटे मुंबई एयरपोर्ट की प्रोसीजर के, 5, 5.5, 6 घंटे आपके फ्लाइट के सफर के, 3 या 4 घंटे आपके जिद्दा एयरपोर्ट के, जिद्दा से मक्का आपकी होटल के 2 या 3 घंटे, लगेज आपका हासिल करके रूम तक पहुंचने के 2-3 घंटे। आपने घंटा रेस्ट लिया, उसके बाद उम्रा करने जाओगे तो पहला दिन उम्रा करने के अंदर 4 या 5 घंटे आपको लग सकते हैं, यानी टोटल 36 घंटे आपको
तो खाना पकाने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए वो हैंड बैग में 36 घंटे चले इतना नाश्ता रख दीजिए। एक जोड़ी एहराम की चादर, एक जोड़ी तो आप पहनोगे बैग में, हैंड बैग में रखिए। एक जोड़ी सादे कपड़े भी रख दीजिए, 300 400 500 रियाल रख दीजिए, 300 400 500 रियाल रख दीजिए बैग, हैंड बैग के अंदर। अपनी 36-48 घंटे चले इतनी दवाइयां, जिसकी दवाइयां कंटिन्यू से चालू है वर्ष के अंदर, ये हाजी मुल्लवी से डायबिटीज है या अदर कोई और बीमारी है, अल्लाह करे कि सारी बीमारियों से आपको नजात मिल जाए इस हज की बरकत से। लेकिन दवाइयां हैंड बैग में रखी। इसके अलावा हैंड बैग में रिस्ट्रिक्शंस वाली ये चीजें तो बिल्कुल न रखें। हमारे जो स्मोकर भाई है, जिनको सिगरेट पीने की आदत है या गुटखा खाने की आदत है, तो वो सबसे पहले तो छोड़ने की नियत कर ले। अगर नहीं है कि भाई थोड़ी सी तकलीफ पड़ सकती है मेरे को, तो लिमिटेड मिकदार में ले जाओ, लिमिटेड मिकदार में ले जाओ, और उसको लिमिटेड मिकदार में भी 3 या 4 बैगों में तकसीम करके रखें, कोई एक बैग में नहीं। क्योंकि बहुत सारे अफराद धंधा करने की नियत से वहां ले जाते हैं, हम ये काम न करें, कतई न करें। सब करेंगे, ये काम नहीं करना है। विमल सिगरेट कि भाई चलो ना बाहर में 2-4 पैकेट बधाने के ले जाऊं और कोई दूसरे को काम आएंगे। अगर वहां किसी दूसरे को देने में हम पकड़े गए तो हम पर केस लगेगा कि ये धंधा कर रहा है, तो लिहाजा ये काम न करें। अब ये बैगें पैक हो गई हमारी, अब ऑनलाइन बुकिंग करना है। ऑनलाइन बुकिंग क्यों करना है ये समझा दो। आप सबकी एक मिसाल के तौर पे 30 तारीख की फ्लाइट है। अब 30 तारीख की फ्लाइट जो है वो 400 हाजी का है। हज कमेटी ऑफ इंडिया 406 या 406 से 410 हाजी को तारीख देती है। वो पानी आने से पहले पाल बांध लेती। क्यों? क्योंकि तारीख आपको मिली है 20-25 दिन पहले। इन 20-25 दिनों के बीच में किसी का इंतकाल हो गया, किसी के घर में हादसा पेश आ गया, कोई बहुत ज्यादा शख्स बीमार हो गया कि भाई अब ट्रैवलिंग करने के काबिल न रहा, डॉक्टरों ने उसको कह दिया कि ये ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, या किसी के ऊपर कोई केस आ गया हुकूमती लाइन का। बहुत सारे ऐसे बहाने हैं जो हमारे सफर को कैंसिल कर सकती है। अब आपने कैंसिल किया तो वो सीट खाली जाती है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया 406 से 410 को तारीख देती। अब हमारी 30 तारीख आई है तो उस पर रिपोर्टिंग टाइम 28 लिखा है, उसको अभी सारे हाजी भूल जाओ, 28 तारीख को भूल जाओ, वो रिपोर्टिंग तारीख को आपको गिनना नहीं। 6 या 7 दिन पहले आप रफीक भाई है, हमारे फैजान भाई है, हमारे दूसरे भाई है, जो ये सारे बलसाड़ के अंदर काम करने वाले, इनसे जाकर मिलो और ऑनलाइन बुकिंग करो। ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो एक बुकिंग स्लिप बाहर आएगी, ये प्रिंट निकाल के देंगे, उसमें डेट, टाइम एंड वेन्यू, तारीख, वक्त और जगह बताई लिखी हुई होगी, बताई जाएगी। उस लिखी हुई जगह पे आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। अब आपके यहाँ तो माशाल्लाह अल्लाह रफीक भाई बोरा को खूब जज़ाए खैर दे कि ये आपके डॉक्यूमेंट भी लाके आपको देते हैं। आप इन्हीं का कांटेक्ट कर लो। आपकी रियाल के लिए भी वो बेचारे भागते दौड़ते हैं। ये अल्लाह हमारे दोनों नौजवानों को भी खूब जज़ाए खैर दे और अल्लाह इनको ले जावे बार बार। आप इनके लिए खास दुआएं करो, क्योंकि ये हमारे जो भाई फैजान भाई, ये माशाल्लाह वेल एजुकेटेड पर्सन है, अपने बिजी वक्त के अंदर से आप लोगों के लिए वक्त फारिग करके आए हैं। हाँ, अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। बस इनको दुआ के अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं, हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि हम ही फकीर है। फैसल भाई हम ही फकीर है, हम फकीर थे तो ही तो अल्लाह के घर पे लेने जा रहे हैं, तो इनके लिए भी ले लेना, ठीक है। अब
बात मेरी चल रही थी कि हैंडबैग के अंदर ये न रखें, ऑनलाइन बुकिंग आप कर ले। ऑनलाइन बुकिंग स्लिप आपकी निकल आई तो रफीक भाई डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको फ्लाइट टाइम से 6 घंटे पहले कंपलसरी एयरपोर्ट पे पहुंचना है। अब यहाँ हाजी क्या करता है खबर है, यहाँ सबसे लेट, जहां पे सबसे जल्दी करना होता है वहां पे सबसे लेट करता है। मैं माफी चाहूँ फैसल भाई भूली गयो तब मैंने रिमाइंड कराओ थे डॉक्यूमेंट बताओ ना। आप लोगों के डॉक्यूमेंट रफीक भाई इस तरह के लेकर आएंगे। एक आपका आई कार्ड है, एक आपके आने जाने के बोर्डिंग पास है, एक आपका स्टील का कड़ा हाथ में पहनने का है, ये आपकी वीजा है, ये आपका पासपोर्ट है। उसके अलावा आपको बैग टैग दिए जाएंगे 4 या 6, वो बैग टैग आपके बैग में लगा देंगे। स्टिकर आपको एयरपोर्ट के ऊपर से चेक इन काउंटर पे से दिए जाएंगे। तो एक 2-2 की मिकदार में स्टिकर 6 देंगे। एक बैग पे लगेगा, एक आपके पास रहेगा, एक बैग पे लगेगा, एक कॉपी आपके पास रहेगी, ताकि लगेज लॉस्ट हो जाने की सूरत में आप कंप्लेन कर सकते हो एयरलाइंस के खिलाफ। ये डॉक्यूमेंट के 2 सेट बना ले जेरोक्स करके, एक अपने घर पे रखें, एक अपनी हैंडबैग में या चेक इन बैग में रख ले। अभी चेक इन बैग तो हमारी रैपिंग वाली हो गई, इसलिए हैंडबैग में रखकर जब मक्का अपनी होटल पे पहुंचेंगे तो ये तमाम डॉक्यूमेंट की कॉपी सेट बड़ी बैग में संभाल के रख देंगे। एयरपोर्ट पे 6 घंटे पहले पहुंचकर आपको क्या करना है, कंपलसरी 1 घंटा आपकी एहराम की चादरें बांधने का, 2 रकात नमाज पढ़ने का, ये लोगों से मिलने जुलने का। अब 5 घंटे फ्लाइट टाइम के बिफोर वहां पे ऐलान करने वाला ऐलान करेगा और आपको चेक इन काउंटर की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो बिस्मिल्लाह बोल के सबसे पहला मैं चला जाऊं। या उतावल करनी है तो हाजी यहाँ डिले करेगा। उतावल क्यों करनी है, आपका सामान आपके साथ आपकी फ्लाइट में आएगा, वरना लगेज लोडिंग एरिया जो है वो सामान ज्यादा हो जाने की वजह से लेट पहुंचने वाला हाजी सामान चेक इन में डाल तो दिया लेकिन फ्लाइट में नहीं चढ़ा। अब ये सामान आएगा जरूर लेकिन 2-3 दिनों के बाद। अब गलती मेरी थी कि मैं एयरपोर्ट पे लेट पहुंचा, लिहाजा मेरा सामान लेट आया और मैं उंगली उठा रहा हूं हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर। तो हम सब भाई ऐसा काम बिल्कुल न करें। 5 घंटे पहले पहुंच जा, 6 घंटे पहले 1 घंटा हमारी 2 रकात नमाज पढ़ने का, एहराम की चादर बांधने का, हमारे घर वालों से मिलने का, हमारे सामान को बराबर हमारे पास रखने का। 5 घंटे पहले जैसे काउंटर चेक इन खुला हम अंदर चले जाओ। अब अंदर चेक इन काउंटर में अपना सामान दे दिया तो वो बैग के ऊपर चिपकाने की स्टिकर जो है वो टैग देंगे, वो टैग लगा दो, एक टैग अपने पास रखो। 20-20 किलो से ज्यादा की बैग होनी नहीं चाहिए। अब सामान चेक इन में डाल दिया, हम आगे बढ़ेंगे, सिक्योरिटी चेकिंग हमारी होगी। तो कोई भी मेटल वाली चीज बॉडी पे न रखे, ट्रे में रख दे। घड़ी पहनी है तो घड़ी भी, आई कार्ड पहना है तो आई कार्ड भी, ये और हैंडबैग भी हमारी देते हुए वो चेक इन काउंटर से आगे बढ़ेगी, हमारी चेक इन होगी। इमिग्रेशन काउंटर पे आप पहुंचोगे तो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर अपने आप को मायूसी वाले शकल के साथ खड़े मत रखवाइए, क्योंकि कैमरे के अंदर अगर हमारा चेहरा मायूसी वाला रहा तो वो हमको शंकास्पद आदमी समझकर हमको साइड पे ले लेगा। एक तो हाजी कभी मायूस नहीं होता है, तो हमारा चेहरा मायूसी वाला होना नहीं चाहिए, दिल में खुशी होनी चाहिए अल्लाह के घर को देखने की। तो लोगों के सामने भी अपने आप को खुशगवार बनाकर खड़े रहेंगे। इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर से वो पासपोर्ट पे थप्पा लगाएगा डिपार्चर का। खास हमारे भाई ये याद करके देख ले पासपोर्ट में डिपार्चर का सिक्का लगा है या नहीं। अगर हम लोगों को पता नहीं चलता है तो पीछे वाले बंदे को दिखा दो कि भाई डिपार्चर का सिक्का लग गया। ये फायदा क्यों होगा,
कि वापसी आपकी जब होगी ना तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी, वरना पासपोर्ट पे डिपार्चर का सिक्का नहीं लगाया उस बंदे ने, वापसी में आपको तकलीफ होगी कि आप गए कब थे, क्या आए हो। फिर आपकी टिकट बताओगे, वीजा बताओगे, वो मानेंगे नहीं इमिग्रेशन ऑफिसर। तो खास ध्यान रखिए डिपार्चर का सिक्का लगाओ। उसके बाद सारे हाजियों को लॉन में बिठाया जाएगा, इत्मीनान से बैठिए। आपकी फ्लाइट रनवे में खड़ी होगी, क्योंकि डबल डेकर जंबो जेट होता है, बसों के जरिए से आपको फ्लाइट में ले जाएंगे। तो उतावल न करें, यहाँ हाजी उतावल करता है कि बारी वाली सीट जाके पकड़ लो, बाहर में से देखूंगा क्या देखने को मिलेगा। कीड़े मकोड़ों से भी छोटी छोटी जर्रा भी आपको समझ में नहीं आएगी कि भाई ये जर्रा है, और बादल खाली देखने को मिलेंगे। तो इत्मीनान से जाओ, बड़े बुजुर्गों को पहले जाने दो। सीटों पे बैठने की लड़ाई मत करो। सीटें कैसी होगी, 4 4 4 3 4 3 इस तरह की। तो कोई 4 वाला कवर है तो 4 वालों को बिठा दो, अगर हम 2 वाले बैठे हैं तो हम यहाँ पे चले आ गए। इस तरह से आपसी मेल जोल से सफर बुक है। अब उम्रा की नियत या हज की नियत जिस बंदे को उलमाए किराम से पूछी है वो कहाँ करे, वो उलमाए किराम ही के कहने के ऊपर करनी है। मैं इस नियत के अंदर आप लोगों को दखल नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मिकात से पहले किसी को नियत करनी है तो पायलट ऐलान करेगा, हिंदी में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी। तो खास उस वक्त पे कान लगाकर आपको सुनना है उसके ऐलान को कि मिकात की बॉर्डर आ रही है। वरना अगर लोग सो रहे और हमने उलमाओं के पूछने पर मिकात फ्लाइट के अंदर नियत करने का सोचा था और नियत कर नहीं पाए तो क्या तकलीफ पड़ेगी या क्या सूरत है, वो उलमाए किराम से पूछकर जाए। जिद्दा एयरपोर्ट पे आपका फ्लाइट लैंड हुआ तो बसों के जरिए से आपको एयरपोर्ट पे ले जाया जाएगा, बसों के जरिए से, फ्लाइट के अंदर से बसों। यहाँ पे आपको मेडिकल टीम आपका इस्तेमाल करेगी। पहले सिविल हॉस्पिटल नहीं बोले, मेडिकल टीम आपका इस्तेमाल करेगी। ट्रेन वाला ही बताइए, बुलेट ट्रेन में वो मेडिकल टीम का पहले बता दें हम लोग। ये जिद्दा एयरपोर्ट पे अभी तो एंट्री करते पहले मेडिकल टीम इस्तेमाल करेगी। अगर हमारे भाई के पास यहाँ हो तो ये आप इंजेक्शन रखाने के बाद आपको इसी एक बुक मिलेगी। ये बुक है, ये मंगल के दिन हमारे वलसाड जिले के खुदा में खादिमुल हुज्जाजों ने प्रोग्राम रखा है आप लोगों को वैक्सीन देने का। तो तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी होगी। इनका साथ सरकार देवे कोऑपरेट करें, इनको बताए होंगे वक्त पे, इत्मीनान से बगैर हल्ला मचाए जाइए, ये आपको मददगार वहाँ पे साबित होंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर यहाँ पे इस तरह के सिक्के लगाएगा और यहाँ पे भी सिक्के लगाकर देगा। ये मेडिकल टीम आपका इस्तेमाल करेगी तो ये बुक देखने को मांगेगी। तो ये बुक आपको आपकी हैंडबैग में रखनी है। अगर किसी हाजी ने इंजेक्शन नहीं रखाया या इंजेक्शन रखाया और बुक उससे गुम हो गई तो वो मेडिकल टीम ये बात को मानेगी नहीं कि भाई ये इसने इंजेक्शन रखाया है। तो वो उसी वक्त पे इंजेक्शन रखेगी और 130 रियाल आपके पास से लेगी। कितने लेगी? 130 रियाल। और 2-3 घंटे आपके बिगड़ेंगे वो अलग। तो ये बुक को भी संभाल के रखें, इनको दिखाइए। मेडिकल बुक, एक गोली पिलाएंगे आपको एंटीबायोटिक, वो गोली पी लीजिए। फिर आगे चलेंगे तो इमिग्रेशन काउंटर आएगा सऊदी में, वहां पे मस्तूरात अलग, मर्द अलग। तो अपना इमिग्रेशन कराइए। इस तरह से पासपोर्ट देंगे, वीजा देंगे, टिकट देंगे। वो अराइवल का सिक्का लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अराइवल। ये भी देख लेवे, अगर नहीं समझ आ रही है तो अपने भाई को बता देंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो मौलिम के आदमी आप लोगों को ऐलान करेंगे कि आपका सामान आपकी होटल पे आ जाए या फिर बेल्ट नंबर पर आया है, आप ले लो। बेल्ट पे कौन सी सूरत में सामान आता है पता है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस वाली चीजें किसी हाजी ने बैग में रख दी जो सऊदी में बैन है।
और वो उनको स्कैनिंग के अंदर पाई गई, तो उस हाजी को या उस आदमी को पकड़ने के लिए वो बाकी के सारे हाजियों का सामान वहाँ बेल्ट पे है। तो हम जा रहे थे अल्लाह को राजी करने, हमारी गलती की वजह से बाकी के 398 हाजी या 399 हाजी परेशान हो गए। अब बताओ अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? तो ऐसा कोई भी काम न करे। अभी तक की हमको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो आपका सामान आपकी होटल पे सीधा नीचे रिसेप्शन एरिया में आ जाएगा। तो सामान लेने, अगर ऐलान हो गया तो सामान लेने रुके मत। मौलवी के आदमी के जरिए से आप आगे बढ़ोगे। मुंबई से जाने वाले हाजियों को बुलेट ट्रेन के जरिए से मक्का होटल में पहुंचाया जाएगा। कहां से? बुलेट ट्रेन के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे अहमदाबाद से जाने वाले भाई यूं नहीं समझे कि भाई हम लोग क्या हकीर थे कि हमको, असल में मुंबई एयरपोर्ट से जाने वाले 33,000 हाजी है। कितने हैं? अब सबके लिए बसों को रोकना भी मुश्किल था। अहमदाबाद से 16,000, कितने? 16,000। तो उनके लिए बसें हो सकती है, मुंबई वालों के लिए ट्रेन रखी है। अब आप आपके लगेज एरिया से ट्रेन एरिया तक जब पैदल चलोगे तो रास्ते में मोबाइल सिम बेचने वाले बहुत सारी लालचें देके आपको सिम खरीदने को कहेंगे। फ्री या फ्री में ले लो, एक्टिवेट करा दो। वहां से कतई बिल्कुल नहीं सिम लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो टेम्पररी छपड़ी लगाकर खड़ा हुआ बंदा है ना, आप उसको जानते हो ना, उसकी कोई दुकान है ना कोई चीज है। हो सकता है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर 4-5 सिम एक्टिव कर लेवे और गुनाह के काम में इस्तेमाल कर लिया तो तकलीफ आपको होगी। 2023 में हैदराबाद के 4 हाजी अरेस्ट हो चुके हैं मोबाइल सिम की वजह से। सिम एक्टिवेशन करने वाले ने एक्टिवेट करके गुनाह के काम में इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो बंदे पकड़े गए। इसलिए वहां से सिम न खरीदे। सिम कहां से खरीदना है? आपके उम्रा खत्म करने के बाद जब आप अपनी होटल पे आओगे तो वहां पे मॉल में जाकर या ऑफिशियली मोबाइल कंपनी की दुकान में जाकर सिम खरीदना है, ताकि आपको पता चले कि मैंने सिम यहाँ से खरीदा है। तो पकड़े जाने पर आप एविडेंस के रूप में उसको दिखा सकते हो। ठीक है, वहां से सिम न खरीदे। अब आपको मॉर्निंग मेट्रो बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे ले गया तो अपनी हैंडबैग के साथ आराम से इत्मीनान से ट्रेनों में बैठे। अगर बसों के जरिए से ले जा रहे हाजियों को सामान की, जिद्दा एयरपोर्ट पे आया है आपका, तो बसों में जाने वाले हाजी ये जो बस में आपका सामान चढ़ा है उसी बस में बैठी पहले। नहीं तो क्या होगा, सामान बस में चढ़ गया, आप चाय पीने में रहे, नाश्ता करने में रहे और आप दूसरी बस में बैठे तो पता नहीं वो आपकी होटल पे पहुंची नहीं, ये दूसरी बस दूसरी होटल पे पहुंच गई। तकलीफ बसों में बैठने वाले को हो सकती है। तो खास ध्यान इस बात का रखें कि आपका सामान ऊपर चढ़ाया है या आपकी उधर लगेज कंपार्टमेंट में लग्जरी में रखा है तो उसी बस में जाकर बैठ जाए ताकि आपका सामान आपके साथ आए। अब आप होटल पे पहुंचे, ये मदीना की होटल है। थोड़ा सा हम सब पहले ये आपकी अजीजिया की, ये फॉर एग्जांपल होटल इस तरह की होती है। होटल में पहुंचे तो आपका लगेज एरिया, नेक्स्ट रिसेप्शन के पास आपका सामान लगेज आपके फ्लोर पे मिलेगा, नीचे। नेक्स्ट लीजिए, बस ग्रुप लीजिए। नीचे रिसेप्शन के पास आपका सामान होगा तो इत्मीनान से सामान लेकर अपने पास रख लीजिए। और रिसेप्शनिस्ट के पास एक लिस्ट आपके रूम नंबर की या आपके पासपोर्ट के पीछे एयरपोर्ट पे स्टिकर लगाएंगे, उस पे भी आपका रूम नंबर है। तो रिसेप्शनिस्ट को पूछ के आप अपने रूम पे चले। पहले ही दिन लिफ्ट टूट न जावे उसका ख्याल रखें। अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर या 1-2 माले पर है हमारा कमरा तो 1-2 बैग लेकर स्टेयर का, दादर का, सीढ़ी का इस्तेमाल कीजिए। वरना क्या होगा,
एक लिफ्ट के अंदर 5-6 आदमी, एक तो एक हाजी का 55 किलो सामान, हाजी खुद 55 किलो का 110 हो गया, दूसरे रफी के सफर 110 हो गया, 220 किलो। तुमने कहा हाजी साहब तुम भी आ जाओ, अरे भाई तुम भी आ जाओ, आ जाओ अपने चला देंगे। पहले दिन लिफ्ट चट करके बैठ गई, अब बाकी के दिनों में आपको तकलीफ, इसमें हो सकता है कभी हलाकत का अंदेशा आ जाए। तो इत्मीनान से एक एक दो साथी जाइए अपने कमरे में। अब आपको कुछ करना नहीं, उम्रा करने जाना है तो ग्रुप बनाकर जाएंगे, लेकिन वहां तक हम अपने कमरे में इत्मीनान से पहुंचे। अब अपने कमरे में पहुंचे तो अपनी जरूरत से फारिग होकर सो मत जाइए, क्योंकि आपको उम्रा करने जाना है, सोना नहीं। जरूरत से फारिग होकर अपने फ्लोर पे नजर दौड़ा लीजिए कि भाई अब्रामावाड़ा मारो दोस्त छे, मोगरावाड़ी वालों मारो दोस्त छे, खाटकीवाड़ वालों मारो दोस्त छे, उसको तलाश कर लिया। अगर नहीं मिला है तो हमारे रूम में जो हमारा बंदा है वो हमारा दोस्त, अपने साथी उम्रा करवा दीजिए। अकेले न जावे, मैंने देखा है, मैं पिछले 3-4 साल उम्रा करके आया हूँ, हज पढ़ के आया हूँ। ये आप अलग इलाके में हो सकता है आपको तकलीफ पड़ जाए, ग्रुप बना कर जावे। ग्रुप बना के नीचे उतरे, रिसेप्शनिस्ट को पूछो बस स्टॉप कहाँ है, तो आपको रिसेप्शनिस्ट बस स्टॉप बताएगा। आपकी होटल के करीब में 4 या 6 होटलें होगी, उसके सेंटर में एक बस स्टॉप होगा। हो सकता है आपकी होटल के नीचे भी हो या सामने वाली होटल के नीचे। बस स्टॉप कैसा होगा, एक नंबर होगा, एक अल्फाबेटिकल वर्ड होगा, 1A 1B 1C 1D, जो 2A 2B इस तरह का। बस स्टॉप पे अपना बस का कार्ड ले, वो बस स्टॉप पे काम करने वाले बंदे आपको बस का कार्ड देंगे। ये बस का कार्ड आपको पहन कर ही रखना है आते जाते वक्त। बसें 24 घंटे चलेगी, सिर्फ 4 जिलहज्जा से बसें बंद होती है, तकरीबन 15 या 16 जिलहज्जा तक, क्योंकि 13-14 तो बंदी रहती है, उसके बाद भी 2 दिन बंद रहती है। इन दौरान में तो आपको 5 दिन तो मीना अरफात मुज़दलिफा में, यानी हज के 2 दिन पहले, हज के 2 दिन बाद ये बसें बंद रहती है। इसके अलावा 24 घंटे बसें चालू रहती है। तो ये बस का कार्ड आप पहन लो, आपकी होटल का फोटो कार्ड, होटल नंबर, मकतब नंबर, मॉलिक नंबर, उसमें सब चीजें डायरी में लिख लो। अब आप बसों में बैठकर आगे चलोगे तो बसें 2 पार्ट के अंदर आपको हरम पहुंचे। पहला कुदई टनल, एक टनल आएगी, येलो बस आपको कुदई टनल पे छोड़ देगी। वहां पे टनल के नीचे हिंदुस्तानी झंडा लगाए हुए हमारे खिदमत करने वाले बंदे वहां पे होंगे। अब येलो बस में से आप उतर गए, अब मक्का की सिटी बसों के जरिए से आप हरम पहुंचोगे। तो हरम में आप कहां उतरोगे, ये येलो बस आपकी होटल से चली है। हरम में आप कहां उतरोगे, एक तो सफा मरवा की सही जो है उसके तरफ बस स्टॉप बनाया है, और एक ये क्लॉक टावर के पीछे, क्लॉक टावर के पीछे ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बसें 10% ही आती है, 90% आपको सफा मरवा की सही की तरफ जो पीछे बिल्कुल बड़ा मैदान जैसा है वहां पे उतारा जाता है। आप वहीं से हरम में दाखिल हो सकते हो। अब हरम में दाखिल होने के बाद उलमाए किराम ने जैसे आपको तरीके बताए हैं, वो उस तरह से आपको उम्रा के अरकान को अदा करने हैं। लेकिन मैं 2 बातें आपको इस तरह की बताऊं कि हरम में जब आप दाखिल हो तो खास याद रखो, उलमाए किराम ने भी आपको बताई होगी कि निगाहें नीची रखकर हम लोग चले, क्योंकि जिन आंखों ने अल्लाह के घर को तशकील में, मोबाइल में और दिमागों में खाली सोचा था, सुना था, आज हम अपनी आंखों से उसको देख रहे। तो निगाहें नीची करते करते चले। जैसे पहली नजर बैतुल्लाह पे पड़े तो उलमाए किराम ने आपको बताया होगा, मैं भी आलिम नहीं हूं लेकिन बता दूं कि वो आपकी कबूलियत की अलामत है। आपने जितनी दुआएं मांगी, जैसी दुआएं मांगी, वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला दे। तो आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, उम्मत के एक फर्द के लिए, खास हमारे
साहब के लिए, हमारे रफीक भाई के लिए, हमारे फैसल भाई के लिए, हमारे दीगर दूसरे काम करने वाले बंदों के लिए मांगी करेंगे सब। अब आपको उम्रा के अरकान उलमाए किराम ने बताए, उस तरह से आप उम्रा करो। उम्रा करने के सारे अरकान पूरे हो गए तो वापस आप सफा मरवा की सही के रास्ते से नीचे उतरोगे तो हलक करने के नाई की दुकानें हैं। एक बात, वहां पे सऊदी हुकूमत ने अभी मोबाइल बैन रखी है हलक करने के लिए। वहां पे उलमाए किराम से पूछ कर जाना, क्योंकि वो लोग तकसीर करते हैं, कसर करते हैं, अस्तरा नहीं फिराते, इसलिए शायद हमारे हनफी मसलक में हलक होता नहीं। उलमाए किराम से पूछ कर जाना कि मैं वो मोबाइल वेल में जाके करा सकता हूँ, क्योंकि वो लोग कसर करते हैं। हम सीधा साधा हलक करवा देंगे, अस्तरा लगा के 5 रियाल या 10 रियाल लेते हैं, अल्लाह के लिए खर्च करना है। अब हलक कर लिया, उसके बाद वहीं से जिस नंबर की बस पकड़ के कुदई पार्किंग में हम लोग इस तरह से आएंगे, यहाँ से अपनी येलो बस अपनो जो नंबर वाली कार्ड पहना है उस कार्ड के जरिए से वो बस में बैठ के अपनी होटल पहुंच जाएंगे। अब होटल पहुंच गए, उम्रा के काम खत्म हो गए। अब आपका टेक्निकली प्रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि अब सारी चीजें आपको काम आने वाली बता रहा हूं। सबसे पहले अटका तो नहीं, अब ये हर सुविधाएं शुरू हो रही है, क्योंकि उम्रा तक जो बातें थी ठीक भाई। अब थोड़ा नमाज पढ़ लेंगे आप लोग, बराबर रफीक भाई। तो असर की नमाज के लिए जो वुजू है, तो यहाँ ये बिल्कुल ये दीवार के पास उसके इंतजाम किया है, बराबर। हाँ, यहाँ से बाहर वॉशरूम भी है, यहाँ बाहर आप निकलोगे तो वुजू, और उसके लगभग नमाज के बाद फिर अब गुमरा भाई, अभी आपका जो सेकंड सेशन होगा जी, हज सुविधा ऐप, रसूख ऐप, hajsupport.com और पार्क ये खास, क्योंकि ये उम्रा तक की इनको जो सब तैयारियां थी तो वो भी अभी टेक्निकली हाँ यस, तो वो मतलब आधे घंटे, थोड़ा इनको टाइम भी बता दें, हाँ आधा घंटा होगा, तो हो सकता है मगरिब से पहले भी फारिग हो जाए, या तो फिर मगरिब यहाँ पर नहीं, इंशाल्लाह मगरिब तक तो फारिग हो जाए। यानी आपको थोड़ा बता दें कितना टाइम और है, तो वजू के लिए आप यहाँ और रिलैक्स हो जाए। हम लोग यहीं पर नमाज यहाँ होगी, ये कुर्सी हम उठा लेंगे, हम यहाँ चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग माशाल्लाह उम्रा खत्म कर चुके हैं, अपनी होटलों पर आ गए। वक्त कम है, मगरिब तक इंशाल्लाह प्रोग्राम चलाएंगे और उसके बाद आपको वक्त देंगे क्वेश्चनिंग का। अगर आपके मन में कोई सवालात है तो वो सवाल आप कर सकते हो, उसका जवाब देने की कोशिश हमारी टीम या मैं करूँगा। अब आपको सिम खरीदने जाना है आपके मोबाइल का, तो आपके होटल के करीब मॉल है या मोबाइल की दुकान है, वहाँ पे अपना वीज़ा का पेपर, पासपोर्ट की जेरोक्स लेकर जाओ और सिम एक्टिवेशन, सिम खरीद के सिम एक्टिव करो। एक OTP पे एक सिम एक्टिव होता है। तमाम साथी इस बात का ध्यान रखें, अगर दुकान वाला आपको गलती से गुमराह करने के काम करे, एक OTP पे आपका सिम एक्टिव हो गया है या आप चेक कर लो, वो आपसे कहे कि दोबारा OTP आया है तो मत दो बगैर चेक करे, हो सकता है वो दूसरा सिम एक्टिव कर रहा हो। सिम एक्टिव हो गया आपका, आपने मोबाइल यहीं से स्मार्टफोन लेकर जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथी स्मार्टफोन को जानते हैं, चलाना भी जानते हैं और उसकी एप्लीकेशनों को इंस्टॉल करना भी जानते हैं। आपको हज के सफर में काम आने वाली 4 एप्लीकेशन है जो बड़े अच्छी तरीके से काम आएगी। पहली है हज सुविधा ऐप जो हुकूमत ने बनाई है। कब है? अच्छा,
अपने मोबाइल में गूगल प्ले के जरिए से हज सुविधा ऐप इंस्टॉल कर लो। अब आप उसको लॉगिन कैसे करोगे? तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर डालना है, और एमपिन के लिए जो हमारे भाइयों ने फॉर्म भरा था उनको मालूम है। आप अगर आप करना चाहो तो उनसे एमपिन पूछ लो, और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ये सारे हमारे खिदमत करने वाले बंदे इंशाल्लाह जब वैक्सीनेशन के लिए आएंगे ना, हमारे साथी वहाँ पे रहेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको लॉगिन करके दे देंगे इंशाल्लाह। देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे रफीक भाई। आपको सारे हाजियों को ये हज सुविधा ऐप इंस्टॉल करके दे देंगे। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करोगे हज सुविधा ऐप में आप अपनी बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर, ये चीजें देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है आपके होटल की डिटेल, मक्का में, मदीना में, मीना में। तो आप अपना लॉगिन होकर कवर नंबर डाल के फ्लाइट की डिटेल भी देख सकते हो, आपकी बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर भी देख सकते हो। उसके बाद आएगा आपके करीब में आपकी मेडिकल डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल या दवाई की दुकानें, बस फैसिलिटीज, लाइव लोकेशन के जरिए से ही आपको चेक करना पड़ेगा। आपने हज सुविधा इंस्टॉल की ने तो उस वक्त पे परमिशन मांगेगा लोकेशन की, तो उसके अंदर अलाउ ऑल टाइम, सिर्फ एप्लीकेशन यूज करने के मौके पे नहीं, अलाउ ऑल टाइम, ये आपको अलाउ करना है लोकेशन का। उसके बाद आपको लगेज ट्रैकिंग, ये लगेज ट्रैकिंग क्या है पता है? आपका लगेज लॉस्ट हो गया तो जो बारकोड आपको दिए गए हैं एयरलाइंस वालों ने दो पार्ट में, एक तो बारकोड आपकी बैग पे लगा है, एक बारकोड आपको दिया है, तो उसका फोटो पाड़ के आप इस लगेज ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में, बैग का फोटो भी अगर आपने जाने से पहले लिया है अपने मोबाइल में तो बैग का फोटो भी अपलोड कर दो, और अगर बैग का फोटो नहीं लिया है तो खास याद रखे एयरलाइंस वालों ने जो टैग दिया है वो टैग इसके ऊपर स्कैन कर दो, तो इससे वो लोग आपकी बैग को ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद लगेज लॉस्ट की ऑफिस पे आ जाएगी, लगेज लॉस्ट की ऑफिस से आपकी होटल तक हाजी को पहुंचाने की काम करेंगे दूसरे बंदे। उसके बाद आपको एसओएस इमरजेंसी भी है, ये सूरत बहुत आखिरी दर्जे में आपको इस्तेमाल करनी है। एसओएस इमरजेंसी मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में समझा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, वक्त कम होने की वजह से दूसरी चीजें भी समझानी है। एसओएस इमरजेंसी किसी साथी रास्ते में चलकर चलते चलते बेहोश हो जाने की सूरत पेश आई, या बहुत सख्त बीमार हो गया, या गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा है, या कुछ एक्सीडेंटली कोई ऐसा मामला आ गया कि भाई अब पकड़े जाने के चांसेस हो गए, तो आप एसओएस इमरजेंसी सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये कब करोगे? बिल्कुल आखिरी दर्जे में, वरना बहुत सारे हुज्जाजे की नाम क्या करते, मोबाइल हाथ में लिया और टाइम पास करने के लिए एसओएस बटन पे दबा देते। अब एसओएस बटन दबाया तो सीधी बात है आपकी सारी डिटेल वहां पहुंची, वो बंदे बेचारे काम में लग जाते। बंदे 30-40 लाख हाजियों के दरमियान में खिदमत करने वाले 30-40 हजार ही होंगे, एक हाजी के पीछे एक खिदमत करने वाला बंदा होता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके पीछे लगने की बजाय जिसको इमरजेंसी हुई है उस तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो जब तक आपको कोई इमरजेंसी न हो वहां तक ये एसओएस का बटन न दबावे। आप इसमें कंप्लेन की है, अगर परफेक्ट आपके ऊपर कोई ऐसे हालात पेश आ गए जिसकी वजह से आपने एसओएस बटन दबाया, अब एसओएस बटन दबाने के बाद आपको रिलीफ नहीं मिला और उन्होंने कंप्लेंट सॉल्व का मैसेज डाल दिया, तो आप एआई चैटबॉट के ऊपर जाकर चैटिंग कर सकते हो।
लेकिन चैटिंग करने के लिए हमारे तमाम हाजियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ कंप्लेन की डिटेल ही चैटिंग करना, क्योंकि हमारी प्राइवेसी, हम लोग ने भी इसको व्हाट्सएप की तरह भी इस्तेमाल करते हो जाते हैं हम लोग वहाँ पे, कि भाई व्हाट्सएप कभी नहीं चला तो हम हज सुविधा ऐप के जरिए से, अब बीवी अलग है और हमारे रफीक हम इधर है या हमारे दूसरे साथी उधर है, हम उसके अंदर प्राइवेट चैटिंग करते हैं ना। तो ये लास्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ कि चैट लीक हुई थी, जिसकी वजह से हमने इसको अपडेटेशन में भी भिजवाया था हमारी टेक्निकल टीम ने। चैट लीक हो जाती है तो बराए करम कोई भी हाजी अपनी प्राइवेट चैटिंग हज सुविधा ऐप पे न करे, खास याद रखिए। आपको सिर्फ तकलीफ के वक्त के ऊपर ही SOS बटन दबाना है। इसके बाद इसके अंदर नोटिफिकेशन एंड अपडेट फ्रॉम कंट्रोल रूम, आपको हर बार कुछ भी अपडेटेड हज सुविधा ऐप के ऊपर आएगा, वो इसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। आप उसको ओपन करेंगे तो आपको मीना जाने के वक्त पे, अरफात जाने के वक्त पे, मुजदलिफा जाने के वक्त पे, वापस मीना आने के वक्त पे, जमरात के वक्त पे सारी चीजें इसमें मिलेगी। इसके अलावा फिर ये दुआएं भी होगी, अंदर किरायत भी होगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। हज सुविधा ऐप कहाँ से इंस्टॉल करोगे? गूगल प्ले से। हमारे जैसे रफीक भाई ने बताया, भाई कुछ साथी नहीं पहुंच पाए, पहले तो पहुंचने की कोशिश करनी है जब वैक्सीन लगाने जाओगे, लेकिन किसी सूरत में नहीं हुआ तो आप गूगल प्ले के जरिए से इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर डाल के एमपिन डाल के उसको लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है आपको नुसूक एप्लीकेशन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तारीखें आ गई, सबके वीजा भी आ चुके होंगे। आप वीजा भी हमारे दूसरे बंदों से ले सकते हो, या हमारे भाई भी मास्टर है, हमारे फैसल भाई भी मास्टर है इन चीजों में। वीजा डाउनलोड करके निकाल लो। नुसूक एप्लीकेशन को मोबाइल गूगल प्ले के जरिए से इंस्टॉल करो, उसमें क्रिएट अकाउंट पे जाओ। क्रिएट अकाउंट पे जाओगे तो आपको कंट्री कोड पूछेगा, तो इंडिया सिलेक्ट करो। इंडिया सिलेक्ट करा, उसके बाद वो वीजा नंबर मांगेगा आपके पास, तो वीजा नंबर आपके वीजा में लिखा हुआ है। वीजा नंबर डाला, अब पासपोर्ट नंबर मांगेगा। वीजा नंबर डाल दिया तो उसको पता है कि भाई ये हज का वीजा है, इसलिए आपका नुसूक कार्ड भी उसी एप्लीकेशन के जरिए से इंस्टॉल हो गया, बुक हो गया। आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हो। ये नुसूक कार्ड आपको आपके साथ रहने वाले खादिमुल हुज्जाज मौल्लिम के पास से भी लेकर आएंगे हार्ड कॉपी में। आप भी इसको इंस्टॉल करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। वो नुसूक कार्ड आपके पास था, वो बताइए। ये इस तरह का एक नुसूक कार्ड होगा। ये हाजी को 24 घंटे अपने गले में पहनकर रखना है, 24 घंटे, क्योंकि इस बार सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत सारी सख्ती है। हुज्जाज किराम विजिटर वीजा पे, फैमिली वीजा पे दाखिल हो जाते हज करने के लिए, और जो लीगल हाजी है उनको सर्विस नहीं मिलती है उनकी वजह से। तो ये नुसूक कार्ड वो हर जगह पे चेक करेंगे। कभी आप बाथरूम में गए हो ना, तो आपके पीछे पीछे अगर वो सऊदी हुकूमत के खिदमतगारों को पता चला कि ये सेगमेंट दिख रहा है, ये बंदा सकमन दिख रहा है, तो वो आपका कार्ड चेक करने आएंगे। अगर आपके गले में ये कार्ड नहीं है तो फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे आपके लिए। तो बेहतर सूरत तो क्या है कि हार्ड कॉपी अपने गले में पहनकर रखे, मोबाइल के अंदर नुसूक एप्लीकेशन के जरिए से उसको इंस्टॉल भी करके रखे, उसकी प्रिंट वगैरह भी निकाल के अपनी बैगों में रखे। अब ये नुसूक कार्ड आपका बन गया। अब ये नुसूक एप्लीकेशन आपको मदीना में फायदा देगी। किसे देगी? एक तो आपके कार्ड के जरिए से आप हज वीजा पे सऊदी में दाखिल हुए हो, हज करके निकलोगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन नुसूक एप्लीकेशन पे हो गया। मदीना जब जाओगे तो नुसूक एप्लीकेशन के जरिए से रियाजुल जन्ना में स्लॉट बुक कर सकते हो 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अब आपके साथ खादिमुल हुज्जाज जो होंगे, जिसका नाम अभी इस वक्त से, इस साल से इंडियन हज इंस्पेक्टर रखा गया है,
जो तकरीबन 150-200 हाजियों पे एक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार गुजरात स्टेट हज कमेटी ने गुजरात के हाजियों के साथ गुजरात ही के इंडियन हज इंस्पेक्टर रखे। पिछले सालों में क्या होता था, गुजरात के हाजियों के साथ केरला वाले, बंगाल वाले, कन्नड़ वाले, तो वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता था। हाजी अपनी बात खादिमुल हुज्जात से नहीं कह पाता था और खादिमुल हुज्जात हाजियों की बात को समझ नहीं पाता था, जिसकी वजह से तकलीफ खड़ी होती थी। तो गुजरात स्टेट हज कमेटी ने बहुत जोर देकर, और हमारे माशाल्लाह रफीक भाई है, फैसल भाई है, इन जैसे बंदों ने कंप्लेनें चेयरमैन तक पहुंचाकर ये बात करवा ली कि भाई गुजरात के हाजियों के साथ गुजरात के इंडियन हज इंस्पेक्टर होंगे, जो आपकी बिल्डिंग में ही होंगे। आप हज सुविधा ऐप के जरिए से आपका इंडियन हज इंस्पेक्टर कौन है उसका भी पता लगा सकते हो। उसका मोबाइल नंबर भी आएगा, उसका कवर नंबर भी आएगा, उसका बिल्डिंग नंबर, उसका रूम नंबर, आपका इंडियन हज इंस्पेक्टर कौन, खादिमुल हुज्जात कौन है, वो हज सुविधा ऐप के जरिए से मालूम करके आप उसका कॉन्टेक्ट हासिल कर सकते हो रियाजुल जन्ना में स्लॉट बुक करने के लिए। अब इसके बाद गुजरात स्टेट हज कमेटी ने आप लोगों के लिए एक hajsupport.com करके वेब पोर्टल बनाया है। ये 40, 42, 45 दिन जितने भी दिन आप हज के सफर में रहोगे, आपको आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपका सामान गुम हो गया तो आप कंप्लेन कर सकते हो। आपके रियाल लॉस्ट हो गए, पैसा गुम हो गया, तो अब आप क्या करोगे, बगैर पैसे के सफर तो होता नहीं है, तो आप कंप्लेन करोगे, वो आपको आगे की इंस्ट्रक्शंस देंगे। आपके पैसे गुम हो जाने की सूरत में आपको IHPO इंडियन हज पिलग्रिम ऑफिस का कांटेक्ट करना है, वहां जाकर अपनी कंप्लेन देनी है। कंप्लेन देने के बाद वो लोग उसकी तफ्तीश करके रोजाना 100 रियाल के हिसाब से बाकी के दिन का खर्च आपको दे देंगे। ये कर्जे हसना है, आप वापस आकर लौटाना चाहो तो लौटा सकते हो, नहीं तो मांगने नहीं आएंगे हज कमेटी। लेकिन अगर गुम हो गए तो फिर भाई माफी चाहता हूँ, हाजी यूं नहीं समझे कि चलो ना अपने भाई पैसे खुआ गए, अपने IHPO में से जाके लेकर आवे। ये काम मत करना। एक नेकी का 1 लाख है तो एक गुनाह का भी 1 लाख है। हाँ, ये खाली जस्ट जोकिंग मजाक कर रहा हूँ ताकि वातावरण हड़बू थे जाए। हाँ, अब ये जो गुजरात स्टेट हज कमेटी ने hajsupport.com करके वेब पोर्टल बनाया है, तमाम हुज्जाज किराम अपने मोबाइल में इसकी लिंक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से या गूगल पे इसको स्टोर कर लेवे, सेव कर लेवे, उसको लिंक, उसको क्या कहते हैं, मार्क कर लेवे, ताकि जब भी आपको कंप्लेन देनी है आप मार्क्स के जरिए से गूगल पे hajsupport.com लिखेंगे, ये पेज बार आएगा। अब इसमें हाजी हजियानी नहीं बिगड़, इससे पहले ये होगा कि फरियाद दाखिल करना कौन, तो भाई हाजी है तो हाजी, हाजी ना सका भाई फील्ड ट्रेनर के स्टेट हज कमेटी। अब हाजी हजियानी नहीं बिगड़ तो कवर नंबर आपको लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपका बिल्डिंग नंबर लिखना है, आपका रूम नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आपके साथ आपका इंडियन हज इंस्पेक्टर कौन है उसका भी नाम लिखना है, उसका कवर नंबर लिखना है, उसका नाम लिखना है। फरियाद क्या नहीं चाहिए, आप लोगों की सहूलत के लिए गुजराती में पोर्टल बनाया है। फरियाद क्या नहीं चाहिए, मक्कानी, मदीनानी, हजना 5 दिवस। अब अगर मक्का की करी है आपने, मक्का पे क्लिक कीजिए, मक्का पे करिए, नीचे उतरिए, फरियादों प्रकार में क्या है, रियाल खोवाई गया, सामान, बिल्डिंग ने लगती समस्या, बीमारी विषय, एक्सीडेंट, हजना 5 दिवसों, अन्य। अगर इन सारी चीजों के अंदर कोई आपकी कंप्लेन नहीं आती है तो अन्य पे क्लिक करके पेटा फरियाद में आप अपनी फरियाद लिख सकते हो। आपने फरियाद डाल दी, इसके बाद हाजी गुम थયેલ છે, मृत्यु थયેલ છે, अगर तुमने बीमारी के लगते लगी तो उसके भी ऑप्शन आएंगे। हर एक कंप्लेन के ऑप्शन जरूर अंदर आएंगे, तो वो ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट करके बराबर समझ के डालिए, ताकि हम तक ये फरियाद पहुंचे तो हम उसके रिलेटेड बंदों को आप तक पहुंचावे। अगर रियाल गुम हो गए तो रियाल वाले बंदे को पहुंचाएंगे, सामान गुम हो गया तो सामान वाले बंदे को, बीमार हो गए तो डॉक्टर की टीम को, इंतकाल हो गया है तो मौलिम के बंदों को,
जो जिस कंप्लेन के रिलेटेड उसको सॉल्व करने वाले बंदे हैं, उन बंदों तक हम ये बातों को पहुंचाएंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई चीज भाई, ये पानी नहीं लगती समस्या, आपके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है तो आप नल का फोटो पार के अपलोड कर सकते हो। टॉयलेट के लगती समस्या है तो उसका भी फोटो पार के अपलोड कर सकते हो। लिफ्ट के लिए है तो लिफ्ट का भी फोटो आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन फोटो आपको क्लिक करने पड़ेंगे। थोड़ा सा डाउन लीजिए। फरियाद ने लग तो जो फोटो हो तो आप जो फरियाद आपके पास आई है, जो कंप्लेन आपके पास आई है, उसके फोटो आपने स्टोर किए मोबाइल में, तो वो सीधा आपको बताएगा, मोबाइल आपको इंस्ट्रक्शन देगा, वहां से उसको उठाकर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप इसके अंदर 2-3 फोटो डालेंगे, उसके बाद आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो जरूर हो, तो अगर फोटो आपको डालते नहीं आ रहा है, आपको फरियाद लिखते नहीं आ रही है, तो सिर्फ आप अपना कवर नंबर, आपका नाम लिख के आप उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी हम तक भेज सकते हो कि हाजी साहब हमारी बिल्डिंग नंबर 372 रूम नंबर 202 में पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई सफाई करने नहीं आया है, एसी बंद है, या कोई दूसरी चीज कि भाई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है, एक्सीडेंटली जो भी चीज है, तो उसका आप वॉइस क्लिप 30 सेकंड का अपलोड कर सकते हो। उसके बाद सबमिट करोगे तो ये सीधी कंप्लेन हम तक आ जाएगी। अब आप दूसरी बात, वो कंप्लेन मत करवाओ। आपने कंप्लेन तो कर दी, आपने आपके रिश्तेदारों को कहा तो रिश्तेदार कंप्लेन करने बैठेंगे, आपने आपके दीगर खिदमत करने वाले बंदों को कहा तो वो आपकी कंप्लेन करने बैठेंगे। जैसे आपका कवर नंबर डालेंगे ना, ऐसे ही वो कंप्लेन नंबर जो आपने सबमिट किया था, एक कंप्लेन नंबर यहाँ पे आ गया, ये हम आपको भी शो करेगी, जो भी दूसरा बंदा कंप्लेन करने जाएगा उसको शो करेगी कि भाई ऑलरेडी ये कंप्लेन आ चुकी है, इसके ऊपर हमारी कामगिरी चल रही है। हमने इसको मैक्सिमम 24 घंटे की मोहलत के अंदर हम पूरी करेंगे और मिनिमम 3 घंटे, अगर एक्सीडेंटली बीमारी और इंतकाल की सूरत में तो 3 घंटे के अंदर अंदर ये कंप्लेन को हम सॉल्व करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारी गुजरात स्टेट हज कमेटी की टेक्निकल टीम, मतलब हज कमेटी के बंदे। अब इसके बाद हज कमेटी ऑफ गुजरात स्टेट हज कमेटी ने हाजियों की सहूलत के लिए एक बारकोड स्कैनर बनाया है, जो हज के 5 दिन आपको काम आएगा। ये हिंदुस्तान भर में सिर्फ गुजरात स्टेट हज कमेटी ने पहल की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम ये काम करने, ये टेक्निकली काम करने वाले बंदों को दिल से दुआएं दे रहा हूं कि हाजियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों भी इनके लिए दुआएं करें। ये बारकोड आप लोगों को रफीक भाई इंशाल्लाह 4-5 दिनों के अंदर अंदर ये देंगे। ये बारकोड गुजरात स्टेट हज कमेटी की तरफ से रफीक भाई तक आ जाएंगे। ये इसको आपको क्या करना है, मोबाइल के अंदर गूगल लेंस, किसी के मोबाइल में अगर गूगल लेंस नाम की एप्लीकेशन नहीं है तो वो यहीं से इंस्टॉल कर लेवे, या स्मार्ट मोबाइल जिसके पास हाईली स्मार्ट होंगे मोबाइल, उसके अंदर तो गूगल लेंस होगा। आपको हज के 5 दिन में ये काम आएगा। हज के 5 दिन के लिए ये बनाया है। अगर आपका रफी के सफर आपसे गुम हो गया तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में आपको जो बारकोड दिया गया है उसको स्कैन करना है। स्कैन करोगे तो ftgujarat.online करके क्लिक, वो एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल लोकेशन मांगेगा, लाइव लोकेशन, तो उसको अलाउ ऑल टाइम करना है आपको। आपने अलाउ ऑल टाइम किया तो आपका एक पेज बार आएगा, इसको गूगल लेंस में थोड़ा सा स्कैन करो तो वो डिटेल बार आएगी। अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकते हो तो इंस्टॉल होने में देर लगे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे रफीक भाई जब आपकी ग्रुप में डालेंगे और हज सुविधा ऐप जब आपकी इंस्टॉल करेंगे ना, तब वो आपको बता भी देंगे कि उसके अंदर भी आपको ये
hajsupport.com की तरह कंप्लेन एंटर करनी है। अब खास हाजी साहब हमारे ध्यान देवे कि ये 5 दिनों में हमसे गफलत क्या होती है, 5 दिनों में हमारा रफी के सफर गुम क्यों हो जाता है। हम क्या करते हैं, उंगली पकड़कर चलते तो साथ में है, लेकिन कहीं जरूरत से फारिग होने के लिए जाते हैं ना, तो हम अपने आईडी कार्ड हमारे रफी के सफर को दे देते, और हमारा रफी के सफर वो जरूरत से फारिग होने गया तो उसके आईडी कार्ड, उसके जितने भी जो उसकी पहचान पत्र, उसकी पहचान दिखाने के जो भी कार्ड है वो सब हमारे को दे देते। अब ये गए, सब एक ही यूनिफॉर्म में होते, सब एहराम के अंदर, माशाल्लाह बहनें बुरकों के अंदर या उनकी रुमालियों के अंदर। अब वो पहचाने नहीं जाते, करीब में होते तो भी पहचाने नहीं जाते, अब वो गुम हो जाते। अब हम ढूंढने में इधर से उधर हो रहे। अब आईडी जब कार्ड गले में नहीं है तो वो बंदा खिदमत करने वाला इसको कहां पहुंचाएगा। तो हमारे हाजी साहब तमाम इस बात का ध्यान रखिए कि ये 5 दिन हमको जो आईडी कार्ड मिले हैं, नुसूक कार्ड है या दूसरे मौलिम के कार्ड है या हज कमेटी का आईडी कार्ड है, हमारे हाथ में पहनने का कड़ा है, ई ब्रेसलेट है। हमारे एक भाई ने अभी मेरा ध्यान थोड़ा सा ध्यान लाया, मेरे को कहा कि भाई मुंबई हज कमेटी से ई ब्रेसलेट भी देंगे, वो ई ब्रेसलेट भी आपको पहनकर रखना है ताकि गुम हो जाने की सूरत में खिदमत करने वाला बंदा उसको स्कैन करके आपकी डिटेल को देखकर आपको सही जगह पे पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो क्या है, ज्यादा परेशानी के घर नहीं होंगे। लेकिन ये बारकोड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आईडी कार्ड पहनने के बाद भी गुम हो गए बंदे, एक्सीडेंटली हो सकता है, कभी कभी चलते चलते डिहाइड्रेशन की वजह से आदमी बेहोश हो गया, इंतकाल फरमा गया, या फिर वो शैतान को कंकरी मारने जाने के अंदर भगदड़ के अंदर कुछ जान की हलाकत के सबब खड़े हो गए, या हम लोग जाते वक्त एक रास्ते से जा रहे, आते वक्त हमको काफी 3-4 किलोमीटर घूम कर आना पड़ेगा तो रास्ता भटक जाने की वजह से। तो ये बारकोड को आप स्कैन करोगे और उसके अंदर भी आप खाली लाइव लोकेशन के जरिए से डिस्क्रिप्शन में आपकी कंप्लेंट लिखोगे तो ऑन द स्पॉट खादिमुल हुज्जात आपका लाइव लोकेशन ट्रेस करके आपके पास आ जाएगा विदिन 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर, इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर आपकी कंप्लेंट को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा। हज सुविधा ऐप, नुसूक ऐप, hajsupport.com और ये बारकोड। इसके अलावा एक इंडियन हाजी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, HCOI की एप्लीकेशन, वो भी इंस्टॉल कर लो, वो भी आपको आइंदा काम आएगी। अब हम लोग ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। अब हमको क्या करना है, हज के 5 दिन आने से पहले एक जरूरी काम, कुर्बानी का निजाम करना है। कुर्बानी का निजाम कैसे करेंगे कि भाई बहुत सारे अफराद जो अपने आप को YouTube पर दिखाने वाले, मैं तो हज कमेटी का बंदा हूं, अगर मुनाफ भाई भी आपकी होटल में रूम में आवे ने तो उसको पैसे देने नहीं है, रफीक भाई भी आवे तो उसको पैसे देने नहीं है। पैसे दोगे अब कुर्बानी तो हो जाएगी, आप वकील बना लिया है तो मसले के जरिए से, लेकिन अल्लाह के घर में रहकर, एक मुबारक शहर में रहकर किसी को गुनाह करने के लिए आमदा करना, यह भी गुनाह का काम है। क्योंकि हो सकता है वो कुर्बानी का निजाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं है। तो बेहतर सूरत क्या है, कुर्बानी के फिर पैसे हम लोग कहां देवे। तो जिन साथियों ने हज कमेटी के जरिए से कुर्बानी यस लिखी है, उनको कुर्बानी की रिसिप्ट आपका स्टेट हज इंस्पेक्टर, जिसको खादिमुल हुज्जात कहते हैं, उसके पास से कलेक्ट करनी है। वो IHPO में से लेकर आएगा और वो आपको रिसिप्ट देगा। और जिन लोगों ने हज कमेटी के जरिए से कुर्बानी नो लिखी है, वो बंदे क्या करें, तो हज का 5 दिन आने से पहले, 7वीं 8वीं जिलहज्जा आने से पहले 4थी 5वीं जिलहज्जा को आप हरम जब जाओगे तो क्लॉक टावर के अंदर, क्लॉक टावर वाली बिल्डिंग के अंदर IDB, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, या एक दूसरी भी बैंक है जिसकी लिंक रफीक भाई आपके मोबाइल पे भेजेंगे, मेरे ज़हन में अभी नहीं है, मोबाइल पे मैंने स्टोर करके रखी है। ये बैंकों की ब्रांचें वहां पे होगी, ये सऊदी हुकूमत चलाती है। आपको वहां जाकर कुर्बानी के पैसे देने, कुर्बानी के पैसे दोगे, आपको एक वो कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट देंगे।
अब आपकी कुर्बानी हुई कि नहीं हुई ये पता करने के लिए कुर्बानी की जैसे रिसिप्ट ले ली आपने, आपको आपके मोबाइल में आदाही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। क्या करना है? ADAHI, आदाही। अब ये आदाही इंस्टॉल करोगे तो जब मीना में आप 10वें चांद मुजदलिफा से वापस आओगे और कंकरी मारकर आपको कुर्बानी चेक करनी है, तो वो आदाही एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो आपकी रिसिप्ट के अंदर एक 14-15 अंकों का नंबर दिया गया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वक्त कम है, फोटो डालेंगे इंशाल्लाह। आदाही की कूपन की फोटो डालेंगे जिसपे 14-15 आंकड़े का नंबर होगा। तो जैसे इंस्टॉल आप वो गूगल को आदाही एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तो सर्च आदाही, सर्च कुर्बानी, तो नंबर डालना पड़ेगा या एक बारकोड होगा, वो बारकोड को स्कैन करना पड़ेगा। तो जैसे आपने नंबर डाल दिया, अगर आपकी हो गई है तो प्रोसीड, ग्रीन टिक मार्क होगा, ये आ गई, ये आदाही की कूपन है। इसके अंदर एक बारकोड है और एक नंबर है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो बारकोड इस्तेमाल करो या नंबर इस्तेमाल करो। तो जैसे आपने चेक किया ना, तो वो अगर प्रोसीड हो गई तो ग्रीन टिक मार्क होगा, प्रोसेसिंग में है तो येलो टिक मार्क होगा, और ड्यू है तो रेड टिक मार्क होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सबकी प्रोसीड हो जाती है। सऊदी हुकूमत बहुत काफी बड़ा अमला उस काम में लगेला रहता है। अगर ये सूरत भी आपको नहीं समझ में आई तो आपको क्या करना है, जब कंकरी मारने जाओगे ना, तो कंकरी मारने के बाद जब बाहर निकलोगे ना, तो ये कुर्बानी वाले वहां पे होंगे, आईडीबी वाले, वहां पे पैसा डिपॉजिट करो, पूछो भाई कुर्बानी, तो वो कहेंगे हाँ जी, हाफ एन आवर, आधा घंटे के अंदर आपकी कुर्बानी, वो मैसेज पास आउट करेंगे कत्ल खाने में, कुर्बान गाह में, आपकी कुर्बानी हो जाती है आईडीबी वाले पेटे में। होटल में कोई भी बंदा आवे, उसको कुर्बानी के पैसे देने नहीं, खास याद रखे हमारे ये हाजी साहब करेंगे सब। अब आप 7वां चांद आया, मौलिम की तरफ से आपको ऐलान किया जाएगा कि भाई फला बजे आपको मीना ले जाया जाएगा हज के लिए। अब उलमाए किराम ने जैसे आपको बताया है, एहराम की चादरें बांध के नियत करके आपको 2 रकात पढ़ के क्या करना है, बसें लगेगी आपकी, या आपको मेट्रो ट्रेन के जरिए से। अगर आपके खेमे मीना के मेट्रो स्टेशन के करीब होंगे तभी आपको मेट्रो ट्रेन से ले जाया जाएगा, और अगर मेट्रो स्टेशन से दूर होंगे आपके तंबू, तो आपको बसों के जरिए से ले जाया जाएगा। कुछ साथी मेट्रो स्टेशन से जावे ने, कुछ साथी बस से जावे, तो वो अपने आप को तासुब वाला न समझे कि भाई मेरे साथ तासुब किया है कमेटी ने, वो तो आपके तंबू दूर है, इसलिए बसों के जरिए से ले जाएंगे। तो उतावल न करें। यहाँ पे हाजी क्या करता है, उतावल करते हैं। वहां मीना जाके हमको कुछ करना नहीं है, 8वें चांद 5 नमाजें पढ़नी है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। तो इत्मीनान से भगदड़ नहीं मचानी है, ताकि हमारे हज के 5 दिनों के अंदर हमको तकलीफ पड़े। अब मीना पहुंच गए आप अपने तंबू में, तो ये आपका 16 नंबर का तंबू है, ये इस तरह का होगा। यहाँ पे मर्द अलग होंगे, मस्तूरात अलग होंगे। आप आपकी बैग जो बनाई है, उलमाए किराम ने आपको बताया है, मैं भी आपको बता दूं, एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी एहराम, एक जोड़ी चप्पल एडिशनल लेके जानी है। पानी का बोतल, ORS खास याद रख के हाजी लेके जावे अपनी हैंडबैग में, पानी के बोतल और ORS पानी, क्योंकि आपको पैदल चलना होगा, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है। हैंडबैग तैयार करके आप मीना आ गए। ये 16 नंबर का आपका तंबू, ये एग्जांपल है। इसके बाद आपको एक खंबा नंबर, इसका फोटो पाड़ लो, लिख लो, खंबा नंबर का फोटो पाड़ लो, लिख लो, ये खंबा नंबर आपका। अब ये क्या है, 4356, ये आपका खंबा नंबर या तंबू नंबर। उसके आगे चलोगे तो एक रोड नंबर, क्योंकि मीना के अंदर रोड के हिसाब से खंबे नंबर, पहले तो रोड पहचानना है, उसके बाद खंबा नंबर पहचानना है, उसके बाद आपको आपका तंबू नंबर पहचानना है। ये 3 चीजें अगर आपने आपके मोबाइल में फोटो पाड़ के रखी है तो आप गुम नहीं होंगे, आप अपना तंबू आसानी से ढूंढ सकते हो। इसके बाद
आपको 9वें चांद या तो 8वें चांद रात से फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद 9वें चांद अरफात के लिए बसें लगाकर ले जाएंगे। अब बसों में भी उतावल न करें। अरफात के मैदान में जावे तो हाजी अपने आई कार्ड अपने गले में खास याद रख के पहन कर रहे। अब अरफात के मैदान में पहुंचे तो वहां ये आपके तंबू जैसे नहीं होंगे, हाँ शामियाने लगे होंगे। वो शामियाने में अपना बिस्तर निकाल कर आराम करें। अब आपको क्या अमल करना है वो उलमाए किराम ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा। मगरिब का वक्त करीब आया तो आप अरफात के मैदान से मुजदलिफा के लिए निकलेंगे। अब कुछ साथी क्या करते, मेट्रो ट्रेनों के स्टेशन पे चले जाते, क्योंकि वो अरफात में जब रुके थे ना तो ट्रेन स्टेशन देख कर आए थे बेचारे माशाल्लाह। अब वो ट्रेनों में भीड़ भाड़ करने के लिए या बसों के जरिए से मुजदलिफा पहुंचने के रास्ते तलाश करते। तो होता क्या है, वक्त मुकर्ररा पे मुतय्यन जगह पे नहीं पहुंच सकते आप अगर बसों को ट्रेनों को आपने इस्तेमाल किया तो, क्योंकि 30-40 लाख पब्लिक अरफात से मुजदलिफा के लिए चलेगी तो जाम लगने के चांसेस, ट्रेन रुक जाने के चांसेस ओवरलोडिंग की वजह से। तो हमको क्या करना है, आसान रास्ता इख्तियार करना है। थोड़ा तकलीफ वाला है, 9 किलोमीटर का फासला पैदल चलना है। पैदल चलोगे ना तो आप तकरीबन 9 बार आराम करके 4.5 घंटे में पहुंच जाओगे। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चले, आधा घंटा आराम किया, फिर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चले, आधा घंटा आराम किया, तो आप तकरीबन 2-2:30 बजे तक मुजदलिफा पहुंच जाते हो। बसों को इख्तियार करना नहीं है, मेट्रो ट्रेन को इख्तियार करना नहीं है, पैदल चलो। पैदल चलने के मौके पे आपको सऊदी हुकूमत की खिदमत करने वाले बंदे बेचारे बहुत सारी चीजें तकसीम करेंगे। तो लो इतना जितना आप वजन उचक करके चल सको। अपने रफी के सफर का खास ध्यान रखो, अपने ग्रुप के बंदों का खास ध्यान रखो। अगर ग्रुप ऐसा बनाया है कि जिसमें 4-5 नौजवान बच्चे हैं तो एक नौजवान लड़का आगे, एक नौजवान लड़का पीछे, एक नौजवान लड़का राइट साइड, एक नौजवान लड़का लेफ्ट साइड, चारों इस तरह से चले जैसे भले भाई हम लोग भेड़ बकरियों का रेवड़ और वो चरवाहे बनकर ये चलेंगे, लेकिन वो हम लोग छूटे नहीं पड़ेंगे। क्या नहीं होगा, गुम होने के चांसेस नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब आप मुजदलिफा पहुंचे तो बॉर्डर के अंदर आप जब एंट्री कर ली तो अपना बिस्तर निकाल कर आराम करो। जो नमाजें पढ़नी उलमाए किराम ने बताई है उसके बाद आराम करो। कंकरी मारने की चुनने जाना है आपको, जरूरत से फारिग होने जाओ तो दोनों साथ में जाओ, अकेले नहीं। यहाँ गुम हो जाते आदमी, अकेले मत जाओ, दोनों साथ में जाओ। भले आपकी जगह चली गई, आपकी बैग चली गई, बैग बाद में आ सकती है, लेकिन अगर रफी के सफर गुम हो गया तो हाजी परेशान हो जाते हैं। तो दोनों साथ में जाओ, उसके बाद वापस आ जाओ। जो भी सुबह तक का आपका अमल है उलमाए किराम ने बताया है उसको पूरा करके वापस मीना के लिए पैदल चलो, बसों को मत पकड़ो। अब यह हाजी क्या करता है, बस पकड़ के लाने में शैतान को कंकरी मारने चला जाओ। शैतान को कंकरी मारने जाओगे तो करीब ममालिक के लोग जो होते हैं ना, जो सिर्फ हज पढ़ने आते हैं, वो उस वक्त पे शैतान को कंकरी मारने जाते हैं ताकि वो कंकरी मार के अपनी कुर्बानी करके अपने मुल्क चले जाए। अब वो माशाल्लाह ऐसे तंदुरुस्त होते कि एक कोड़ी मारे ने तो मुनाफ भाई चला 50 फुट दूर, ने मुनाफ भाई उतावल में कंकरी मारने जा रहे हैं ऐसे लोगों के बीच में। तो हम लोग इत्मीनान से, जैसा मुफ्ती साहब ने हमको वक्त बताया है कि भाई इस वक्त तक आप कंकरी मार सकते हो, उतना आसानी से अपने आप को बचाकर उस वक्त तक कंकरी मार के आए। कंकरी मारने भी जावे तो वो मोबाइल साथ में लेके जावे, हमारा तंबू नंबर, खंबा नंबर, रोड नंबर, क्योंकि आप जब जाओगे ने तो वापस आने के लिए 3-4 किलोमीटर घूमकर आपको दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा। तो गुम नहीं हो जावे उसका खास ध्यान रखिए। करेंगे सब? अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने हलक करना है तो अपने साथ जो रेजर ले गए वो भी रेजर से आप हलक कर सकते हो, या कोई नाई होवे उसके पास हलक कर सकते हो। जबरन अपनी चमड़ियों को न छीलो, क्योंकि कभी छिलने में कुर्बानी हमारी हो जाएगी, हमारी बकरी हज की कुर्बानी बाकी रहे ना, हमारी कुर्बानी ना हो जावे, इसका ध्यान रखें। अब कुर्बानी आप चेक कर लो, कुर्बानी हुई कि नहीं हुई, मोबाइल के जरिए हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप हाजी बन गए, एहराम से बाहर आ सकते हो।
जैसा आपको उलमाए किराम ने बताया है। अब आपका काम क्या रहता है? शैतान को दूसरे दिन कंकरी मारने का और तवाफ़े ज़ियारत करने का, तीसरे दिन कंकरी मारने का। तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए क्या सूरत इख्तियार करें? तो आपके खंबे, आपके तंबू से लेकर जमरात तक जाने वाले रास्ते पर एक ब्रिज है, ओवर ब्रिज, वहां पे चढ़ो। ब्रिज चढ़कर टैक्सी, बस कोई भी पकड़ के हरम चले जाओ। वहां टैक्सियां लगेली रहती है, बसें लगेली रहती है। ग्रुप बनाकर जाओ हरम तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए। अकेले मत जाओ, अपने रफी के सफर को मीना तंबू में छोड़ के भी मत जाओ, साथ में जाओ ग्रुप बनाकर। हरम पहुंच गए, तवाफ़े ज़ियारत करो। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद वहीं से जमरात का नाम लो तो ब्रिज के ऊपर आपको गाड़ी ड्रॉप कर देगी। अब आ गए जमरात, आपके पास तंबू नंबर, खंबा नंबर, रोड नंबर पता है, अब चले आए माशाल्लाह। अब आपके हज के सारे अरकान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। बाकी के दिनों में अगर कोई बीमार पड़ गया इस दौरान, तो आपको क्या करना है? 20 होटल के दरमियान में एक अस्पताल 150 बेड की हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रखी है। बीमार हो गया तो वहां जाओ, अपनी दवाई लो। अगर किसी का आपके रूम में, आपके फ्लोर पे, आपकी होटल पे इंतकाल हो गया तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने आप को खिदमत करने के लिए पेश कर दो। अगर मर्द का इंतकाल हो गया तो वो औरत बेचारी अकेली हो गई। अब अपनी रफी के सफर को उसके पास भेज दो ताकि उसको थोड़ा सा दिलजोई कर लेवे। उसके जरिए से अपने रफी के सफर के जरिए से उस मस्तूरात के पास से मैयत हुई, इंतकाल हुए इंसान हाजी साहब के डॉक्यूमेंट ले लो और नीचे रिसेप्शनिस्ट जो मौलिम का बंदा है उसको इत्तला दो। वो मौलिम को फोन करेगा, अस्पताल को फोन करेगा, 2 गाड़ी आएगी, एक मौलिम की आएगी, एक अस्पताल की आएगी। ये मैयत को अस्पताल ले जाएंगे, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होगा। आपने डॉक्यूमेंट लिए हैं, वो डॉक्यूमेंट दो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इश्यू करने के लिए। हम अपनी तरफ से उसका नाम ना लिखा हुआ कि ये तो फला है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट में क्या नाम है हमें मालूम नहीं है, तो डॉक्यूमेंट दे दे। डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, चेक कर लेवे डॉक्यूमेंट के साथ। अब ये मैयत को मौलिम के जरिए, मौलिम की ऑफिस तक पहुंचाया जाएगा, उसको तकफीन किया जाएगा, फिर तदफीन करने के लिए हरम लाया जाएगा। मतलब घबराना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार एक आकस्मिक मृत्यु पामनार हाजियों ने, एक्सीडेंटली नेचुरल डेथ में इंतकाल होने वाले हाजियों के लिए 2 लाख से 5 लाख तक का कॉम्पनसेशन रखा है। हम तमाम हाजी गुजरात स्टेट हज कमेटी के उस नुमाइंदे के लिए खास नाम लेके दुआएं करें, मुजफ्फर हुसैन सैयद, जिसने तमाम हाजियों के फायदे के लिए इस मुहिम को चलाया। यहाँ तक कि मुंबई हज कमेटी ट्रेनिंग के अंदर भी उसने सरपरस्तों को याद दिलाया। माइनॉरिटी मंत्रालय के अंदर भी उसने ये आवाजें उठाई, खास उसके लिए नाम लेके दुआएं करें। हाजी को नेचुरल डेथ में भी उसके घर वाले क्लेम करेंगे तो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाने में मर जाओ ताकि घर वालों को 5 लाख रुपए मिले। भाई हाजी नियत है तो यही करके जाता है कि अल्लाह के घर पे मेरा बस मेरी छिल्ली घड़ी हो, मदीने की मेरे जन्नतुल बकी में मैं मदफून हो। लेकिन ये सूरत के लिए नहीं कि भाई 2 लाख 5 लाख रुपए घर वालों को मिलेंगे। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मदीना जाने की आपकी तैयारी होगी। तो मदीना जाने से पहले आपको पासपोर्ट लौटाए जाएंगे और कहा जाएगा कि हाजी साहब अपना सामान पैक कर लो। तो उस वक्त पे जमजम की बोतलें बैग में पैक करके कपड़े फिर झोले में भर के मत चलियो मदीना, क्योंकि तुमने यूं सोचा है कि भाई ये जमजम की बोतलें मैं फ्लाइट के जरिए से मैं अपने घर बलसाड़ लेके जाऊंगा तो एयरपोर्ट पे बैगें खोली जाएगी। तो कोई भी हाजी अपनी बैग में जमजम की बोतलें ना रखे। अगर किसी हाजी को लाना है तो बहुत आसान है, 50 लीटर 100 लीटर कार्गो करवा दो, आ जाते, आसानी से आ जाते। थोड़ा सा खर्च होता है लेकिन परेशानी की सबब तो नहीं होते नहीं, क्योंकि वहां बैग खुलेगी तो आपका कीमती सामान भी चोरी होने का खतरा है। तो 2 लीटर जमजम की वजह से दूसरा कीमती सामान गुम हो गया। आपको यहाँ पे रिटर्न एयरपोर्ट पे 5 लीटर का जमजम का कैन दिया जाता है हाजी को, और ज्यादा लेना है तो आप कार्गो करवा लो।
वहां से आपकी बैग पैक कर ली, मौलिम के बंदे मदीना जाने से पहले ट्रक में आपका सामान लादकर आपको मदीना ले जाने की सूरतें बनाई, या तो ट्रेन के जरिए से या बस के जरिए से। तो अपने आप को इस तरह तैयार करो कि मैं सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे पेश होने जा रहा हूँ। जुबानों पे दुरूद शरीफ हो हमारे, बस चलते 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 मदीना की होटल में पहुंचे। अब वहां पे कमरा ढूंढ लो। मदीना में आपको पकाने की जरूरत नहीं, लिहाजा मक्के में आप क्या करोगे, आपके बर्तन, आपका बचा हुआ अनाज किसी को सदका कर दो, ताकि आपकी बैग में फूल के मुसल्ले खजूर रखने की जगह हो जाए। नमाज का वक्त हो गया, बात भी खत्म हो गई, ठीक है। अब मदीना पहुंचे तो वो नुसूक एप्लीकेशन के जरिए से जो स्लॉट बुक किया है उसके जरिए से आप रियाजुल जन्ना में दाखिल होंगे। अगर किसी साथी ने स्लॉट बुक करने में दुश्वारी पेश आई तो भी आप रियाजुल जन्ना में जा सकते हो। कौन सी सूरत में जाओगे, वो सिक्योरिटी स्टाफ को सिर्फ इतना ही कहना है कि यार मेरे को नहीं आता है। वहां अपने आप को होशियार मत बताना, वहां अपने आप को माजूर बताना। तो वो सिक्योरिटी स्टाफ क्या करेगा, अपने पास खड़ा करा देगा आपको, और जैसे ही कोई अमला 20-25 का जाने वाला होगा ना, उसके साथ आपको अंदर भेज देगा। लेकिन आपको स्लॉट बुक कर लेना है आसानी से। स्लॉट बुक करने नहीं आता है तो किसी जानकार बंदे को मिल लेना। इस तरह से आप रियाजुल जन्ना में 2 रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अज़हर पर सलात व सलाम पेश करने जाओगे। अपना सलाम पेश करो, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, पूरी उम्मत की तरफ से कहीं कोने में याद आ जावे तो हमारे ये सब खिदमत करने वाले बंदों का नाम लेके सलाम पहुंचा दो। हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुल्तज़म पे हमारा नाम लेके दुआ कर दो, और हमारा नाम लेके कहीं कोने में आपको याद आ जावे तो नाम लेके सलाम पहुंचा दो। हमारी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। अब आप सलात व सलाम पेश करके बाहर आओगे तो जन्नतुल बकी में जाइए, वहां पे ज़ियारत कीजिए। अब बाकी के 8 दिन आपको कुछ करना नहीं है। रोजाना आप स्लॉट बुक करके नमाज पढ़ो और सलात व सलाम पेश करो, ठीक है। सबको याद रहेगा इंशाल्लाह। कोई चीज बाकी रह गई हो तो मेरा ध्यान जी। हाजी साहब थोड़ा वक्त जाएगा, मगर क्या कुछ सवाल किसी के जहन में हो तो वो पूछ सकते हैं। अपने नमाज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक दिन नमाज पढ़ लेंगे। कोई डाउट हो, किसी को कोई बात चीज पूछनी हो तो पूछ सकता है। आप लोगों के मन में यहाँ से निकल कर वापस आने तक कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हो। आप पूछ ही लो, बहुत बेहतर रहेगा। इसमें कुछ भी पूछना हो अपने हिसाब से, फिर हम लोग नमाज पढ़ के फारिग हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सामान के अंदर लैपटॉप बैग अलाउड है हैंड बैग के साथ, या फिर लैपटॉप बैग अलाउड नहीं है? आपको सिर्फ 3 बैग ले जानी है, और दूसरा एडिशनल में आप पाउच ले जाओगे। अगर आप कंधे पे लटकाने वाली लैपटॉप बैग ले जा सकते हो जिसमें आपको 7 किलो जितना सामान रख सकते हो तो वो लैपटॉप बैग अलाउड है। लेकिन अगर आपको एडिशनल ले जानी है तो आपको चेक इन बैग के अंदर रख के ले जानी है। आप 2 बैग लेकर फ्लाइट में बैठ नहीं सकते, एक ही हैंड बैग होगी आपकी लगेज। और किसी का सवाल हो तो पूछिए। एयरपोर्ट के रिलेटेड, कुर्बानी के रिलेटेड पूछिए, आप लोग पूछिए, आए हो तो पूछ लो अभी। सॉरी, मेरा नुसूक ऐप में ऐसा हो रहा है कि मैं 2 साल पहले गया था तो उसमें जो वीज़ा नंबर है ना वो दिख रहा है, तो वो अपने को अपनी डिटेल्स पर वीज़ा नंबर कैसे किया? उसको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया आपने? हाँ वो भी किया मैंने। वो भी किया? हाँ, क्योंकि वो पासपोर्ट नंबर मेरा सेम है ना। जी, तो डजंट मैटर। तो जब आप सऊदी की बॉर्डर में एंट्री कर जाओगे ना तो आपके लाइव लोकेशन के हिसाब से वो बदल जाएगा। जी, तो वो नुसूक प्रिंट निकालना है ना, वो वहीं पे आप निकाल सकते हो ना, यहाँ पे निकालेंगे। हाँ वहाँ पे भी निकाल सकते हो ना। और आपका इंडियन रजिस्ट्रेटर आपको लाके भी काट देगा, वो लोग सारी चीजें रजिस्टर कर लेंगे। और कोई हाजी साहब? हाँ पूछ रहे, एक मिनट। आपने वो पैसों के बारे में पता है $3000 क्या कुछ था, तो उसके बारे में थोड़ा बोल दे तो अच्छा रहेगा। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया तो पर हाजी 50,000 से ज्यादा ले जाने को थोड़ा सा
मना करते, समझाते, लेकिन फिर भी हमारे हाजी बहुत सारे लाखों की तादाद में रुपए लेके जाते, इससे कोई मसला नहीं, पकड़े जाने पर तकलीफ होती है। अब लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि भाई इंटरनेशनल रूल्स क्या है, क्योंकि काफी सारे बंदे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने वाले होते हैं जो हज में जाएंगे, तो उसके अंदर लोग क्या कहेंगे कि भाई इंटरनेशनल रूल्स ये है कि $3000 या उसके बिल मुकाबिल उस कंट्री की करेंसी, तो वो करेंसी जब आप लेके जाओगे तो आपके पास उसके रिलेटेड एविडेंस होने चाहिए कि एयरपोर्ट पे अगर एयरपोर्ट कर्मचारी आपको पूछते हैं कि भाई इतना हार्ड केस है, तो उसके रिलेटेड आपके पास एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ देना पड़ेगा कि Proof देना पैसे पड़ेगा। आए कहां से इतने से। हाँ, हज कमेटी के लिए क्या होता है, $3000 यानी $2.5 लाख रुपया। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले हाजियों के लिए क्या होता है, थोड़ा सा जाने देते, क्योंकि ये जिंदगी भर की जमा की हुई आपके पूंजी हिसाब से मैक्सिमम कितने ले जाए जिसमें काम भी हो जाए और टेंशन भी नहीं ओके, करना। मैंने जैसे मेरी स्पीच में बता हाँ। दिया कि 2 हाजी के बीच में 1 लाख रुपए के अंदर बस। को 40 दिन होटल में खाकर हाँ। अपनी सारी जरूरियात को पूरी बस। कर सकता है, Yes। लेकिन एडिशनल उसको कोई चीज खजूर वगैरह खरीदनी हाँ, है तो दूसरे 50,000 बस रुपए ले 1.5 लाख। बराबर क्लियर हो के गया बीच में। मैटर। अगर कोई और हाजी के मन में सवाल होता है कि भाई यार साला मेरे को तो बुरके भी लेने ने मेरे को भी, तो हाँ। दूसरे 50,000 भी, यानी एक पर्सन 1 लाख रुपए भी लेके जा सकता अच्छा, है। रियल यहाँ से लेके जाए जैसे रियाल- वलसाड़ वाले, रियाल यहाँ से लेके जाओ वो ज्यादा बेहतर इसलिए है कि यहाँ पे कम दाम में होता है, और वहाँ पे ये बंदा रियाल लेने के लिए फिर वो उसको ज्यादा चार्ज देना पड़ता है, यानी उसका रेट बस बढ़ाया ये होता मतलब है, यहाँ से लेके जाए, यहाँ से लेके जाए। समझ में, यहाँ से रुपये की बजाय बेहतर है रियाल लेके जाए। इंशाल्लाह जी वैक्सीनेशन के दिन वो रियाल वाला यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह, उसके जिसमें मैंने अब्दुल्ला सारे हाजी को फोन करके सबने लिखा दिए मुझे इतने रियाल, इंशाल्लाह वो हिसाब से इंशाल्लाह हम लोग पूछ लेना जो बैठे हैं वो, हाँ पूछना ही 5 मिनट लगेंगे। यस, एक सवाल तो ये था कि अगर हमें पैदल हज करना है तो मीना से मतलब जो अजीजिया से मीना का जो लोकेशन है वो हमें मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है आपको, आपके बिल्डिंग में लगाया होगा पूरा मैप लगाया होगा जी। और अजीजिया से तो 2.5 साढ़े 3 किलोमीटर दूर है मीना, कर सकते हो। और कुछ पूछना है कुछ? भाई साहब मोबाइल पैक का थोड़ा अपने अपने जो ऑपरेटर है उससे, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना उसके लिए आपको नेट की जरूरत है ही। आपको नेट कहाँ पे मिलेगा, आपको होटल के ऊपर वाईफाई पे मिलेगा। अगर आप बाहर उसके एरिया के बाहर हो तो आपको कंपलसरी नेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपस में मशवरा करके अपने अपना टूर जो ये मैंने उसका पूछा था वोडाफोन वाले का 40 डेज का कुछ 2300-2400 रुपया है उसका, और अपने लिए भी पैक खरीदे और अपनी अहलिया के लिए भी खरीदे। तो अगर उसको जरूरत कोई पड़ी तो उसको विदाउट उसके तो मुश्किल हो जाएगी उसको, तो उस बारे में अपने यहाँ से ले जाओ मोबाइल, वही पे बोल रहा हूँ, वो यहीं से करवाएंगे। वोडाफोन में मैंने पता किया तो 2400 रुपया 40 दिन का। वोडाफोन का अच्छा रहता है। वोडाफोन का अच्छा है। जी रिचार्ज यहाँ से कराना बेटर है या फिर देखिए, हमें लोकल सिम लेना बेटर है? आप यहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग एक नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है वो तो इंटरनेशनल रोमिंग करा के जाओ, यही अच्छा आपके लिए। भले 500-1000 रुपए एडिशनल आपके जाते, क्योंकि बार बार क्या होगा, आपको हर सुविधा है अगर लॉग आउट हो गए या किसी वजह से वो वापस लॉगिन करना पड़ा आपको या इंस्टॉल करनी पड़ी, तो ओटीपी बेस होती है, तो वो ओटीपी आपके नंबर पे आएगी जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के वक्त पे दिया था। तो बेटर देन आपका नंबर ही यहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग करा के जाओ, फिर वहां से दूसरा नंबर खरीदना हो तो खरीद के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते चलो और कुछ? पीछे बैठे हजरत, ठीक है, बस तो नमाज पढ़ लें, 5 मिनट दुआ करें। हाँ।
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मौला हमारे जमा होने को कबूल फरमा दे, मौला जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं मौला उसको अल्लाह उस मकसद में बेइंतहा कामयाबी अता फरमा दे। मौला हर हाजी, हर जाने वाला हाजी मौला मौला तेरी बारगाह में जाएगा और मौला मौला इल्म सीख करके जाएगा, मौला तेरे यहाँ कबूल होगा। मौला ये बंदे रात दिन लगे हुए हैं या अल्लाह, जब से फार्म भरे गए मौला तब से लेकर के अभी तक, और जब हाजी वहाँ पहुँच जाएगा तब तक ये मौला ये वलसाड़ ज़िले के साथी, इसी तरह सूरत ज़िले के साथी जो मेहनत और फिक्र कर रहे हैं मौला उनकी फिक्रों को, उनकी मेहनतों को या अल्लाह कबूल फरमा दे। मौला बेलोस होकर की खिदमत कर रहे हैं, मौला कोई मकसद नहीं है, मौला तेरी रज़ा है, मौला तू राज़ी हो जाए उसके लिए मेहनत रात दिन कर रहे। मौला हमने देखा बंदों को या अल्लाह कड़ की धूप में बाइक पर सफ़र करके या अल्लाह एक दूसरे के साथ मन्नत समाजित कर रहे हैं, अल्लाह बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम में पहुँचना है। मौला इस अल्लाह की खिदमतों को कबूल फरमा दे। मौला हमारा हर साथी जो यहाँ पहुँचा है, जो जाने वाले हैं, अल्लाह उन तमाम को अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह शौक़ अता फरमा दे। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए हमारा मौला करीम दिल तड़प रहा है, या अल्लाह आंखें तरस रही थी। मौला 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 हमने बड़ों से सुना या अल्लाह के पर होते मौला तो बार बार जाते, हर साल जाते, लेकिन मौला करीम मौला तेरी रहमतें और तेरी अल्लाह नज़र शफ़क़तें मौला करीम हम बंदों पर पड़ी हैं। अल्लाह अपने मखसूस बंदों पर अपनी नज़र रहमत पर पड़ी है, जिसकी बुनियाद पर मौला तूने कबूल फरमाया है। मौला हमारा जहाँ पे कबूल फरमा दे, मौला आसान फरमा दे। लंबा सफ़र है मौला करीम, या अल्लाह पूरी तैयारी के साथ करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह सीख कर जाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह सीख कर करने की तौफीक अता फरमा दे। मौला हज मकबूल हज मबरूर अता फरमा दे। मौला करीम हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा दे, मस्जिद अक़सा की बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह तमाम मदारिस अरबिया मसाजिद कुरानिया की हिफाजत फरमा दे। मौला करीम हमारे ये हज कबूल फरमा दे। या अल्लाह जिन भाइयों ने अल्लाह इस प्रोग्राम को सजाने में अल्लाह हिम्मतें की, मेहनतें की, या अल्लाह उनको बेइंतहा अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा दे, बेहतरीन बदला अता फरमा दे, दुनिया के अंदर अता फरमा दे, आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी में अता फरमा दे। मौला करीम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयाँ आपसे मांगी हम भी मांगते हमें नसीब फरमा दे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अल्लाह हिफाजत फरमाई अल्लाह बना चाहिए अल्लाह उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या